वनपाल भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी स्टडी में लगे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम अपनी सुपर 30 मॉडल पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 3 है उसे कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और जैसा आपका रिस्पॉन्स रहा है मॉडल पेपर नंबर 1 और मॉडल पेपर नंबर 2 में, मुझे लगता है इस सुपर 30 मॉडल पेपर सीरीज का नाम बदलकर मुझे सुपर 50 मॉडल पेपर सीरीज वो रखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लगता है आपके एग्जाम तक अपने ऐसे ही चलता रहा तो 50 वीडियोज है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब ज़्यादा समय नहीं लेते, शुरू कर लेते हैं अपने आज का ये मॉडल पेपर। और सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैंने लिखा है मॉडल प्रश्न पत्र नंबर 1 लिखा है। आप ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि सर इसमें 1 नंबर क्यों लिखा है। देखो अपना नंबर तो 3 ही है, लेकिन आपके पास जो पहले मैंने 2 पढ़ाए थे वो आपके पास एग्जाम में आए हुए पेपर थे, उनके चारों ऑप्शंस की अपने क्या है व्याख्या करी थी। यहाँ पे हम अपना जो पहला मॉडल पेपर है, जो कि मैंने बताया था कि आगे इसके बाद में अपना मॉडल पेपर है वो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से अपने पास जो करंट जीके है वो भी अपन कंप्लीट पढ़ेंगे। उनमें तो मैंने करंट जीके छोड़ दिया था ना, इसमें नहीं छोड़ने वाले हैं। तो अपने शुरुआत अपन करंट जीके से ही करेंगे। और करंट जीके से बात करें तो पहला ही प्रश्न देखो, बढ़िया प्रश्न है भाई। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर राष्ट्रपति द्वारा किस राज्य को सम्मानित किया गया है? तो ध्यान में रखना, अपने राजस्थान को किया गया है भाई। तो इसमें आपके पास हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा भाई? इसमें आपका राजस्थान हो जाता है। देखो इसमें बात करते हैं, अग्रणी कार्य किया भाई मध्य प्रदेश में भी, ऐसा नहीं है। मैंने बताया ना मैं चारों ऑप्शंस की व्याख्या करूंगा। तो यह राज्य भी जनजातीय आबादी के मामले में अग्रणी है। जनजातीय है ना, उनकी संख्या के मामले में मध्य प्रदेश आगामी है। लेकिन इस विशिष्ट अभियान के शुरुआती क्रियान्वयन के शीर्ष सम्मान में प्रथम नहीं रहा। इसके बाद गुजरात की बात करें तो ये क्या, गुजरात ने जनजातीय विकास के कई पैमानों पर अच्छा काम किया है, पर यहाँ पर प्रथम स्थान की बात सही नहीं है। तो चलिए राजस्थान की बात करते हैं। भारत सरकार के इस महत्वपूर्ण अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन और जनजातीय गांवों के उत्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण राजस्थान को देश में प्रथम स्थान मिला और राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया। अब झारखंड की बात कर लेते हैं भाई। अब देखो आपके पास झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा जिन्हें धरती आबा कहा जाता है, तो पूछ सकते हैं धरती आबा किसे कहते हैं? बिरसा मुंडा को कहते हैं, जो वे झारखंड से थे, लेकिन इस समसामयिक रैंकिंग में प्रथम स्थान राजस्थान को प्राप्त हुआ है। तो बस ये चारों ऑप्शन हो जाते हैं, ध्यान रखना भाई आप लोग। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आया, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 27 फरवरी 2026 को राजस्थान के जैसलमेर वायुसेना स्टेशन पर किस स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी? तो ये अपने पास ध्यान में रखना, कहाँ तारीख भी याद रखना, 27 फरवरी 2026 को। अब इस प्रश्न को आपके पास 3 तरीके से पूछ सकते हैं, ऑप्शंस देके पूछ सकते हैं क्या ऐसा हुआ था। ये अपने पास जैसे ऑप्शन में पहला ऑप्शन दे दिया कि राष्ट्रपति ने 27 फरवरी 2026 को उड़ान भरी, इसके बाद ने राजस्थान से उड़ान भरी, और जैसलमेर के स्थान पे दूसरा नाम दे देवे, जोधपुर दे देवे, तो फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि आपके 2 ऑप्शन सही है तो तीसरा भी सही है। और ऑप्शन ऐसे आएंगे ए और बी, बी और सी, सी और डी, ए बी सी ऐसे आएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है उसका नाम आपके पास प्रचंड था, प्रचंड है ना, प्रचंड। वो मेरे गीत नहीं ध्यान में आ रहा, नहीं सुना था मैं आप लोगों को। अच्छा, प्रचंड यह भारत का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, LCH है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL द्वारा विकसित किया गया। तो ये ध्यान में रखना भाई, ये जो बातें मैंने बताई ना प्रचंड के बारे में, ये याद रखना। राष्ट्रपति ने इसी में ऐतिहासिक उड़ान भरी थी, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। राष्ट्रपति ने जैसलमेर से यानी राजस्थान के जैसलमेर से 27 फरवरी 2026 को LCH से उड़ान भरी थी। अच्छा, सुखोई के बारे में बात करें इसके बारे में, तो ये क्या, सुखोई 30 यह एक लड़ाकू विमान फाइटर जेट है, न कि हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर। तो यह रूसी मूल का है भाई, ध्यान में रखना। ये किसका है? रूसी मूल का है, जिसे भारत में असेंबल किया गया है। असेंबल क्या होता है? असेंबल होता है आपके पास पुर्जे तो वहां से खरीद लाए, यहाँ पे लाके उनको एक साथ जोड़ दिया, उसे कहते हैं असेंबल। अच्छा, ध्रुव क्या है? तो यह एक एडवांस्ड हेलीकॉप्टर, लाइट हेलीकॉप्टर है, लेकिन यह मुख्य रूप से यूटिलिटी उपयोगिता हेलीकॉप्टर है, जबकि प्रचंड शुद्ध रूप से अटैक या लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। तो अब तीनों की बात मैंने बता दी है इसमें, अब याद रख लेना।
अच्छा, नेक्स्ट बात करें, राजस्थान सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग की किस परियोजना को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय CIPS इनोवेशन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो एक बात ध्यान में रखेंगे, प्रेवा परियोजना, राज किसान साथी, अमृत कृषि और आई स्मार्ट परियोजना है। तो इसमें आपके पास कौन सा है? इसमें आपके पास राज किसान साथी आएगा आंसर। क्या आएगा? राज किसान साथी। अब देखो, प्रेवा परियोजना ये कंप्यूटरीकृत योजना है, लेकिन इसको पुरस्कार नहीं मिला है। राज किसान साथी परियोजना के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यह एक सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं, अनुदानों और कृषि सेवाओं का लाभ सीधे पहुंचाता है। इसे गवर्नेंस इनोवेशन के लिए CIPS अवार्ड मिला है। तो याद रख लेना भाई, इसके कार्य क्या है। आपको केवल एक ऑप्शन याद नहीं करना जो मैंने बता दिया, आपको इसके कार्य भी याद रखने हैं। अमृत कृषि में कृषि से संबंधित कार्य होते हैं, लेकिन ये अपने पास सूचना प्रौद्योगिकी से है, तो इसमें भी नहीं है। आई स्मार्ट परियोजना क्या है? छोटे उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए जो बेरोजगार आगे आते हैं उनको सहायता देता है भाई। ये मुख्य रूप से स्टार्टअप्स, यानी शुरू से अपने पास जो कोई काम धंधे की शुरुआत करता है उसको स्टार्टअप्स बोलते हैं। तकनीक को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है जिसे विशिष्ट पुरस्कार नहीं मिला है। तो बस ये तो मैं एक्स्ट्रा जो बातें हैं ना वो बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट दिया हुआ है, हाल ही में राजस्थान विधानसभा के नए निर्मित प्रतीक चिन्ह लोगो मतलब LOGO लोगो नहीं होता क्या अपना, पर निम्नलिखित में से कौन सा मोटो ध्येय वाक्य लिखा है? तो सत्यमेव जयते नहीं लिखा है, राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका, संवैधानिक मर्यादा और सेवा, योग कर्मसु कौशलम, तो ये नहीं है। राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका भाई, हाँ हो जाता है। चलिए, सत्यमेव जयते ये भारतीय का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है, ये भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है जो मुंडकोपनिषद में से लिया गया है। ध्यान में रखना, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है और राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित रहता है। तो ये तो अपने पास ध्यान में रहेगी भाई। अच्छा, राष्ट्रीय धर्मनिष्ठा विधायिका की बात करें, राजस्थान विधानसभा के नए गरिमामयी लोगो प्रतीक चिन्ह, लोगों का मतलब प्रतीक चिन्ह, वैसे लोग मत समझ लेना, को जारी करते समय इस नए ध्येय वाक्य को उसके साथ जोड़ा गया है। यह याद रह जाएगा बिल्कुल। संवैधानिक मर्यादा क्या है और सेवा, यह एक आदर्श वाक्य जैसा प्रतीत होता है, लेकिन आधिकारिक लोगों पर इसे स्थान नहीं दिया गया है। तो ऐसे वाक्य को ध्यान में रखना, ये कोई संवैधानिक मर्यादा और सेवा ऐसा कोई लोगो ही नहीं है। इसके बाद करें योग कर्मसु कौशलम, तो बात यह श्रीमद् भगवत गीता है भाई, ये श्रीमद् भगवत गीता का श्लोक है जो प्रशासनिक सेवा या अन्य संस्थानों जैसे लोकसभा या IIT द्वारा उपयोग किया जाता है। तो ये याद रख लेना भाई, सर्व कर्मसु कौशलम के लिए भाई। नेक्स्ट बात करें तो आता है राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति 2024 के तहत निर्यातकों को तकनीकी अपग्रेडेशन पर कितनी सहायता का प्रावधान किया गया है? तो देखो, इसमें अपने पास तकनीकी सहायता के लिए कितना है भाई? 5 लाख रुपए मिलता है कि तकनीकी सहायता में अपना काम चला सके। कोई भी व्यवसाय स्थापित कर रखा है, कोई भी फैक्ट्री स्थापित कर रखी है उसमें, तो देखो इसमें बात करते हैं 5 लाख तक। इस नई नीति के तहत राज्य के छोटे व मध्यम निर्यातकों को वैश्विक मानकों के अनुरूप नई तकनीकें और मशीनें अपनाने के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता अनुदान प्रावधान है भाई। तो ये तो ध्यान में रखना। अब बात करें इसमें क्या है, तो यह सीमा कुछ बड़ी औद्योगिक अवसंरचनाओं के लिए हो सकती है, लेकिन तकनीकी अपग्रेडेशन की सीधी सहायता सीमा ये नहीं है, ये भी ऐसी है भाई। तो ये ध्यान में रखना आप लोग। अच्छा, इसके बाद में बात करें तो क्या आता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर राज्य स्तरीय विशेष योग्यजन सम्मान समारोह 3 दिसंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया गया। तो इसमें बात करें हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर, स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर, उमेद सिंह स्टेडियम जोधपुर और महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर। तो इसमें अपने पास क्या है, जो स्वाभिमान सिंह स्टेडियम जयपुर है वहां पर इसका आयोजन किया गया था। तो देखो, हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर, इसे HCM रिपा भी कहते हैं, याद रख लेना भाई। और यहाँ मुख्य रूप से RAS और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की ट्रेनिंग होती है। कहाँ पर? हरीशचंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान जयपुर में। स्वाभिमान सिंह स्टेडियम में मैंने बता ही दिया भाई, यहाँ पे ये हुआ है। उमेद सिंह स्टेडियम जोधपुर और महाराणा भूपाल सिंह स्टेडियम उदयपुर, ये संभाग स्तरीय महत्वपूर्ण स्टेडियम है, परंतु राज्य मुख्य समारोह राजधानी जयपुर में ही संपूर्ण हुआ। ये तो छोड़ो भाई, यहाँ पे स्टेडियम है। अच्छा, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में 8-9 फरवरी 2026 को आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन 2026 का विषय क्या था? तो विकसित राजस्थान में पुलिस व्यवस्था, विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था, विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था और
क्या है, नव विधान और विकसित राजस्थान में पुलिस व्यवस्था और नव विधान। तो इसमें आपके पास क्या है, विकसित राजस्थान में पुलिस व्यवस्था इसका आंसर हो जाएगा। ये इसकी थियरी है, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ भाई, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है इसमें। इस 2 दिवसीय उच्च स्तरीय पुलिस सम्मेलन का मुख्य फोकस विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों के अनुरूप पुलिसिंग को आधुनिक, संवेदनशील और तकनीकी रूप से सक्षम बनाना था। तो ये इसके पॉइंट्स है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों एवं पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन CSPOC के उपरांत प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश के किस शहर का भ्रमण किया? तो इसमें अपने पास इसमें आपके पास आ जाएगा उदयपुर। क्या आ जाएगा? उदयपुर ले जाएगा। अब थोड़ी इसके पढ़ लेते हैं इतिहास। जयपुर राजधानी होने के नाते यहाँ कई VIP मोमेंट होते हैं, पर इस प्रतिनिधिमंडल का विशेष सांस्कृतिक भ्रमण यहाँ नहीं हुआ था। तो याद रखना, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व का शहर है अजमेर, लेकिन यहाँ पे भी नहीं ले जाएगा। अच्छा, जिलों की नगरी उदयपुर अपने वैश्विक आकर्षण और मेहमानबाजी के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रमंडल देशों के इस सम्मेलन के बाद विदेशी मेहमानों को राजस्थान की संस्कृति और सुंदरता दिखाने के लिए उदयपुर ले जाया गया। जैसलमेर मरुस्थलीय पर्यटन का केंद्र है, तो ये याद रखना भाई। अच्छा, नेक्स्ट है कांस्टेबल नवनियुक्त समारोह में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस RC का पूर्ण रूप क्या है? तो इसमें छोटी सी बात बता देते हैं, इसका आ जाएगा आपके पास राजस्थान कांस्टेबल इन कंसिस्टेंस कोऑपरेशन सेंटर होगा। RC का पूरा नाम, ये ध्यान में रखना भाई, ये याद रख लेना, इसका पूरा नाम पूछ सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है राज्य सरकार की पंच गौरव योजना के तहत किस ऐतिहासिक दुर्ग में विद्यार्थियों ने एक साथ चित्रकारी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इसमें आपके पास कौन सा आएगा भाई? इसमें कुंभलगढ़ राजसमंद में आएगा, यानी जो राजसमंद वाला किला है ना कुंभलगढ़, वहाँ पे बच्चों ने चित्रकारी करी और उसे विश्व में क्या है अपने पास विश्व रिकॉर्ड बनाया भाई वहाँ पे। तो बात कर लेते हैं इसके बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद अपनी विशाल प्राचीर दीवार के लिए प्रसिद्ध। इस दुर्ग में पंच गौरव योजना, याद रखना, पंच गौरव योजना कौन से अपने दुर्ग से संबंधित है? तो कौन से भाई? कुंभलगढ़ दुर्ग से है। स्कूली बच्चों और युवाओं ने मिलकर एक विशाल कैनवास चित्रकारी गतिविधि आयोजित की, जिसने विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया था। गागरोन दुर्ग, इसके बारे में अपने पिछली क्लास में बात हो चुकी है, बहुत ही डिटेल से। जल दुर्ग है, तो ये यहाँ पे बता दिया। सोनार किला, इसके बारे में भी बात हो चुकी है पीछे की क्लास में। तो ये पीले पत्थरों से बना रेगिस्तानी दुर्ग है। इसके बाद में आमेर महल की बात करें, जयपुर का प्रसिद्ध सांस्कृतिक केंद्र, जहाँ कई अन्य उत्सव होते हैं भाई। तो आमेर के कई उत्सवों के बारे में चर्चा कर लेंगे अपन बाद में। नेक्स्ट है मानिनी कौशिक ने दिल्ली के करनी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप की किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो भाई इसने अपने पास 50 मीटर राइफल प्रोन टीम स्पर्धा में जीता है। अभी प्रोन क्या होती है अभी बता देता हूँ। 50 मीटर राइफल प्रोन टीम स्पर्धा राजस्थान की प्रतिभावान शूटर मानिनी कौशिक, ये याद रखना भाई नाम, मानिनी कौशिक ने इस एशियाई चैंपियनशिप में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रोन यानी लेट कर की जाने वाली शूटिंग, यानी प्रोन का लेट कर, हाँ, एक स्वर्ण पदक है वो हासिल किया भाई। तो स्वर्ण पदक के बारे में याद रखना, थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ पे गड़बड़ा गई। अच्छा, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में राजस्थान पुलिस के हेड कांस्टेबल छगनलाल मीणा, याद रखना छगनलाल मीणा किस खेल में स्वर्ण पदक जीता भाई? तो इसकी बात करें तो इन्होंने बॉक्सिंग, शॉट पुट थ्रो, तो इन्होंने शॉट पुट थ्रो मतलब गोला फेंक होता है। बॉक्सिंग, कुश्ती, ये अपने पास राजस्थान अन्य खिलाड़ी भाग लेते हैं भाई, लेकिन इसमें नहीं जीता है। शॉट पुट थ्रो गोला फेंक होता है। हेड कांस्टेबल छगनलाल मीणा ने इस अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए गोला फेंक स्पर्धा में देश और राज्य के लिए गोल्ड मेडल जीता है। तो कौन है भाई? छगनलाल मीणा। कहाँ पे? शॉट पुट थ्रो में। अच्छा, जेवेलिन थ्रो, ये भाला फेंक खेल है भाई। अब इतना समझ में आ गया होगा, तो चलिए आगे। नेक्स्ट आते हैं जनजातीय कलाकारों की कला, संस्कृति और परंपराओं और राजस्थान के इतिहास से जुड़े ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं को संरक्षित करने हेतु किस योजना का शुभारंभ 15 नवंबर 2025 को किया गया था? तो इसमें बात करें तो आपके पास जनजातीय उत्थान योजना थी भाई। क्या थी? जनजातीय उत्थान योजना के तहत ये ऐतिहासिक महत्व क्या है, किस योजना का शुभारंभ किया गया 15 नवंबर 2025 को? तो याद रखना जनजातीय उत्थान। जनजातीय उत्थान योजना भगवान बिरसा मुंडा की जयंती यानी गौरव जनजातीय 15 नवंबर क्या है, भगवान बिरसा मुंडा की जयंती होती है, तो उस दिन के है अपने पास ये आयोजन किया गया था, शुभारंभ किया गया था।
अच्छा, नेक्स्ट बात करें, वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल ने भारत के किस शहर को वर्ष 2028 की 22वीं विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए मेजबान चुना है? तो इसमें अगर अपन बात करें तो मुंबई महाराष्ट्र को चुना है भाई। किसको चुना है? मुंबई महाराष्ट्र को चुना है। इसे भारत की खेल राजधानी कहते हैं, भुवनेश्वर को। यहाँ हॉकी और आउटडोर एथलेटिक्स कई बड़े मैच हुए हैं। ये थोड़ी थोड़ी जानकारी याद रखना, आप लोग कहीं देखोगे। जयपुर यहाँ स्वयं सिंह स्टेडियम है, लेकिन इतनी बड़ी विश्व इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी अभी तक नहीं मिली है, जयपुर को मिली नहीं है अभी तक। गांधीनगर गुजरात का प्रमुख खेल शहर बन रहा है भाई, अभी भी गांधीनगर बन रहा है, लेकिन मुंबई वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल द्वारा भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को साल 2028 की प्रतिष्ठित वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। तो याद रखना, पूछ सकते हैं भाई ये। करते देखो नेक्स्ट आता है, कौन सा राज्य 7 फरवरी 2026 को राज्य पक्षी एटलस जारी करने वाला केरल के बाद भारत का दूसरा राज्य बन गया है? तो इसमें ज़्यादा बताने वाली आवश्यकता नहीं है, ये आपके पास क्या है, गोवा आएगा इसका आंसर। तो ये ज़्यादा डिटेल वाली बात ही नहीं है। निम्नलिखित में से किस स्थल का प्राचीन नाम ताम्रवर्ती नगरी था? अच्छा, इसमें बात बताने वाली है ही नहीं भाई। देखो, गिलुंड है, बागोर है, आहड़ है और नोह है। तो इसमें आपके पास आहड़ आ जाएगा। आहड़ आपके पास ये क्या है, ताम्रवर्ती नगरी इसका नाम था भाई। तो देखो, गिलुंड की बात करें तो ये कहाँ पे है? अब सारी बातें ध्यान से समझना भाई। राजसमंद में स्थित बनास संस्कृति का एक प्रमुख केंद्र है, याद रह जाएगा। बागोर की बात करें तो बागोर कहाँ पे? भीलवाड़ा में है, कोठारी नदी के किनारे स्थित महासत्य का टीला भाई यहीं पे है। महासत्य, जो महासती बोलते हैं ना जिनको, महासती का टीला क्या बोलते हैं? महासती का टीला बोलते हैं उसको। मैं लिख देता हूँ भाई, महासती का जो टीला है वो वहीं पर है भाई, जो मध्य पाषाण काल और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य के लिए जाना जाता है। तो मध्य पाषाण और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? वो मिले हैं बागोर भीलवाड़ा से। डिटेल याद रखना। अच्छा, आहड़ की बात करें तो क्या है? उदयपुर में स्थित आयड़ नदी के किनारे की सभ्यता, जिसे स्थानीय भाषा में धूलकोट कहते हैं। कौन सी सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? आहड़ सभ्यता को कहते हैं। ऐतिहासिक रूप से ताम्रवर्ती नगरी तांबे के औजारों की बहुतायत के कारण कहा जाता है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि ताम्रवर्ती नगरी क्यों कहा जाता था? तो क्योंकि यहाँ पे तांबे के जो औजार है वो बहुतायत में मिले हैं। नोह की बात करें तो भरतपुर में स्थित है, एक लोह युगीन सभ्यता है। नोह के बारे में ध्यान रखना भाई, भरतपुर में है और लोह युगीन सभ्यता है। तो याद रह जाएगा। हाँ, चलिए फिर ऐसे ही अपने पास चलते चलते हम अपनी सफलता पे पहुंच जाएंगे, चिंता मत करो। क्या है, किस अभिलेख में मोखरी वंश के शासकों का वर्णन मिलता है? बढ़िया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट बात होने वाली है इसके बारे में। मोखरी के अभिलेख के बारे में, मोखरी वंश के शासकों के गठियाला क्या है, शिलालेख है, बड़ुआ यूप अभिलेख है, मानमोरी का लेख है, बसंतगढ़ अभिलेख है। तो इसका आंसर तो आपके पास से अपने जो मोखरी वंश के शासक है उनकी जानकारी मिली है भाई। अब बात करते हैं, देखो गठियाला शिलालेख कहाँ पे है? तो ये जोधपुर में है, याद रखेंगे। अब याद रखना, ये बातें मैं बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। आपका 90% रिकवर होने वाला है सिलेबस, इसीलिए जोधपुर में प्राप्त यह लेख गुर्जर प्रतिहार शासक कुकुट के समय का है भाई, जिसमें प्रतिहारों की वंशावली है और मग जातीय ब्राह्मणों की जानकारी मिलती है। तो मग जातीय ब्राह्मणों का नाम याद रखना भाई। अच्छा, बड़ुआ यूप की बात करें, बड़ुआ यूप अभिलेख के बारे में, तो बारां जिले के बड़ुआ ग्राम में प्राप्त 3 यूप स्तंभ लेखों में मोखरी वंश के राजा, अभी मोखरी वंश के राजा कौन कौन से थे नाम याद रखना भाई। बल सिंह है, सोमदेव है और उनके द्वारा किए गए यज्ञों का प्रमाणिक जानकारी मिलती है। तो ये 12 जिले में बड़ुआ ग्राम से प्राप्त है भाई, याद रख लेना। इससे संबंधित प्रश्न कैसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे नहीं है कि मैंने ये प्रश्न लिख दिया तो गुरुजी आपने तो यही प्रश्न कराया था, ये तो आया नहीं, ये पूछ लिया। तो आप गुरुजी में बहुत कमी निकालते हो ना, मुझे पता है, मेरे कमेंट बॉक्स में आते हैं बड़ा ज्ञानी है, बहुत है। तो कोई बात नहीं है, ज्ञान है इसलिए तो थोड़ा बहुत पढ़ा रहा हूँ। इसकी गारंटी मेरी है कि 90% जो आपका सिलेबस है वो कवर अप होने वाला है इन 30 मॉडल पेपर्स में। तो याद रख लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। अपनी सीरीज ऐसे थोड़ी शुरू करी है मैंने। अच्छा, मानमोरी लेक की बात करें तो चित्तौड़ के पास से मिला था इसे, जिसे कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड ले जाते समय भारी होने के कारण समुद्र में फेंक दिया था। इसे मौर्य वंश की जानकारी थी भाई इसमें। ये तो बात आप लोगों ने पढ़ी है तो इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। बसंतगढ़ शिलालेख प्रश्न पूछते हैं भाई, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। सिरोही से प्राप्त इस लेख में राजस्थान यादित्य शब्द का प्रयोग मिलता है जो चावड़ा वंश से संबंधित है। तो ये 3 बातें बसंतगढ़ के शिलालेख से संबंधित प्रश्न उठते रहते हैं।
आते हैं, पक्का आते हैं, तो ध्यान में रहेगा, तो मेरी बातें सुनोगे ना तो पक्का आपका सिलेबस कवर अप होने वाला है। इसके बाद राणा सांगा के द्वारा लड़ी गई निम्न लड़ाइयों का सही कालक्रम क्या होगा, तो मैं बता देता हूं भाई। देखो, बयाना की जो लड़ाई है वो आपके पास 1527 में लड़ी गई। किसके बीच में? राणा सांगा और किसके बीच में भाई? बाबर के बीच में लड़ी। ये तो आप जानते हो भाई, जिसमें बाबर की पराजय हो गई थी। फिर बाबर आता है, फिर खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराता है। खातौली की लड़ाई की बात करें तो ये आपके पास 1517 में लड़ी गई थी। तो 1517 में लड़ी किसके बीच में गई? तो ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई थी। इब्राहिम लोदी के बीच में ये लड़ाई हुई थी, तो ये याद रखना। अच्छा, इसमें आए गागरोन में, तो ये कब लड़ी गई? ये आपके पास 1519 में लड़ी गई। तो लड़ा कौन कौन भाई इसमें? तो इसमें राणा सांगा और महमूद खिलजी सेकंड। महमूद खिलजी लिख देता हूँ भाई मैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ महमूद खिलजी। ये याद रखना भैया, ये मैं बता देता हूँ बोल के, इसलिए महमूद खिलजी सेकंड के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी। तो अब देख लेना, कालक्रम की बात करें तो सबसे पहले 1 नंबर, उसके बाद 2 नंबर, उसके बाद 3 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। आप देख लेना, इसमें अपने पास 1, 2 और 3 कैसे अपने पास 1, और उसके बाद सबसे पहले आएगा आपके पास 2 नंबर, उसके बाद आएगा 3 नंबर और इसके बाद आएगा 1 नंबर। तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, तो याद रखना। आप चलिए आगे। गुजर प्रत्यार वंश की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों के मतों से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ईरानी मूल जॉर्ज कैनेडी के बारे में बात कर लेते हैं। हूण वंशी स्मिथ स्टेनफोर्ड है, कुषाण वंशी कनिंगम है और खिजरो की संतान डॉक्टर आर.सी. मजूमदार है। तो बाकी तो मैच है, ये तीनों तो मैच है, लेकिन ये मैच नहीं है। तो फिर इन्होंने क्या कहा है, तो चलिए पढ़ते हैं इसमें पास। तो ईरानी मूल जॉर्ज कैनेडी ने प्रतिहारों का संबंध ईरान से जोड़ने का प्रयास किया है, ये सुमेलित है। इसके बाद में बात करें हूण वंशी वी.ए. स्मिथ और स्टेन कोनो जैसे विदेशी विद्वान इन्हें विदेशी हूणों या गुजरों से उत्पन्न मानते हैं, ये भी सुमेलित है। चलिए, अच्छा, कुषाण वंशी की बात करें तो अलेक्जेंडर कनिंगम ने इन्हें यूची या कुषाण जाति के संतान माना, ये भी सुमेलित है। लेकिन खिजरों की संतान डॉक्टर आर.सी. मजूमदार प्रतिहारों को विशुद्ध भारतीय लक्ष्मण के वंशज मानता है। तो ये याद रखने वाली बात है, डॉक्टर आर.सी. मजूमदार इन्हें लक्ष्मण के वंशज मानता है। खिजर या खज्जर जाति से उत्पत्ति बताने का मत भंडारकर या अन्य विदेशी विचारकों का है, इसलिए ये युग्म गलत है। तो व्याख्या आपके समझ में आ गई होगी। इसके बाद में बात करें तो क्या राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ? मत्स्य संघ का श्रेय निम्न में से किसने दिया था? तो एक बात ध्यान में रखना, महात्मा गांधी ज्यादातर आंसर कर देते हैं, पटेल कर देते हैं, शोभाराम कुमार तो नहीं करते हैं, लेकिन इसका जो वास्तविक नामकरण है वो के.एम. मुंशी के द्वारा किया गया था, याद रखना भाई। अब थोड़ी सी बात पढ़ लेते हैं इसके बारे में। क्या है? महात्मा गांधी राष्ट्रपिता का राजस्थान के इस नामकरण से सीधा संबंध नहीं, ये तो महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है, जो पूरी रियासती एकीकरण के सूत्रधार थे भाई। अपने पूरे भारत के एकीकरण में इनका नाम आता है, राजस्थान के एकीकरण में भी इनका नाम आता है। शोभाराम कुमार ये मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे, जो अलवर के प्रमुख नेता थे, याद रखना भाई, ये प्रश्न पक्का आ सकता है। अच्छा, के.एम. मुंशी की बात करें तो कन्हैयालाल माणिक्य लाल मुंशी है ये के.एम. मुंशी। महाभारत कालीन मत्स्य जनपद के नाम पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली के इस संघ का मत्स्य संघ रखने का सुझाव इन्होंने ही दिया था। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, जयपुर में राजनीतिक जागृति का सर्वप्रथम संगठित प्रयास किसने किया? भाई अर्जुन लाल सेठी ने किया है, इसमें तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है आप लोगों को, अर्जुन लाल सेठी ने किया है। अर्जुन लाल सेठी, इन्हें जयपुर में राष्ट्रीय चेतना का जनक माना गया है। इन्हें साल 1905 में जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना की, बाद में जैन वर्धमान पाठशाला खोली, जहां क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता था। तो ये याद रखना इनके बारे में, अर्जुन लाल सेठी के बारे में। अच्छा, दामोदर दास राठिया कौन थे? ब्यावर के प्रसिद्ध उद्योगपति थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन और क्रांतिकारियों जैसे अरविंद घोष है, रास बिहारी बोस है, गुप्त रूप से भारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती थी। तो दामोदर दास के बारे में याद रखना भाई। इसके बाद विजय सिंह पथिक, इनके बारे में तो आप जानते हो, डिटेल से पढ़े होंगे। इनका मूल नाम भूप सिंह था और ये मुख्य रूप से बिजोलिया किसान आंदोलन के राष्ट्रीय स्तर के कर्णधार थे। गणेश शंकर विद्यार्थी, नाम याद रखना भाई, नाम सुना होगा इसका।
ये कानपुर से प्रताप समाचार पत्र के यशस्वी संपादक थे, जिन्होंने बिजोलिया आंदोलन को पूरे देश में पहचान दिलाई थी। तो याद रखना, गणेश शंकर विद्यार्थी, प्रताप समाचार पत्र आपस में है कनेक्टेड, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में क्या फेमस किया था। तो ये गणेश शंकर विद्यार्थी का नाम भी याद रखना। अच्छा, नसीराबाद विद्रोह का मुख्य कारण किस नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों का अविश्वास था? ये पक्का बहुत ही सरल प्रश्न है। ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी भाई, 15वीं। ये इनमें विद्रोह आ गया भाई, अपने पास वही कौन सा, जो अपने पास सुअर की चर्बी से वो कारतूस वगैरह वाला मैटर था। अच्छा, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कहाँ थी? इस टुकड़ी के बाद में 31 मई को विद्रोह में भाग लिया था, लेकिन शुरुआत का मुख्य कारण ये नहीं थी भाई। चलो, शुरुआत का कारण नहीं था भाई। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ये टुकड़ी पहले अजमेर मैगजीन शस्त्रागार की सुरक्षा में तैनात थी। इसके बाद अंग्रेजों ने अविश्वास के कारण इन्हें वहां से हटाकर नसीराबाद भेज दिया। सैनिकों के मन में इस अपमान से गहरी नाराजगी पैदा हुई और उन्होंने 28 मई 1857 को राजस्थान में क्रांति का बिगुल फूंक दिया था। तो याद रख लेना भाई, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। अच्छा, पहली बम्बई लॉन्सर्स, ये क्या है? तो इसके बारे में बात करते हैं। अंग्रेजों के प्रति वफादार रही और नसीराबाद में विद्रोहियों का पीछा करने के लिए इस्तेमाल की गई थी भाई। तो पहली बम्बई लॉन्सर्स, नाम याद रखना, जो अंग्रेजों के वफादार थी, अंग्रेजों की वफादार थी भाई। मेवाड़ भील कौर, इसके बारे में पहले बात हो चुकी थी, MCB के बारे में। इसकी स्थापना 1841 में खेरवाड़ा उदयपुर में भीलों के नियंत्रण के लिए की गई थी, जो 1857 में शांत रही। जो 1857 में क्या है, शांत रही भाई। ये अपने पास जो भील आंदोलन हुआ था, तो उसको शांत करने के लिए, उसको काबू पाने के लिए अंग्रेजों ने मेवाड़ भील कोर, जिसमें भील लोगों को ही शामिल किया गया था। क्योंकि वो जो रास्ते होते थे ना, वो जो अपने पास पहाड़ी जंगलों वाले जो रास्ते होते थे, उनको यही लोग जानते थे। तो इन्हीं अपने पास अंग्रेजों की यही तो नीति थी, फूट डालो राज करो, और हम ऐसे नालायक थे। चलिए, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना किसने की, जो मेव किसान आंदोलन से संबंधित थी? तो याद रखना भाई, नाम पूछ सकते हैं, नाम में क्या रखा है? नाम में बहुत कुछ रखा भाई, नाम में अपने पास बहुत कुछ रखा है, ऐसे नहीं है भाई। तो इसमें अपने पास जो कहते हो मोहम्मद हादी है ना, ये तो अपने पास इसके आंसर हो जाएंगे। लेकिन क्या है, देखो, चौधरी यासीन खान, इन्होंने मेव आंदोलन में, देखो मेव आंदोलन में चौधरी यासीन खान की भी भूमिका रही है, जो मैंने यहाँ पे बता दी है। लेकिन मोहम्मद हादी के बारे में बात करें तो क्या है, इन्होंने साल 1932 में अंजुमन खालिद उल इस्लाम संस्था की स्थापना कर मेव समाज में धार्मिक व शैक्षणिक सुधारों के बहाने किसानों को संगठित किया था। तो ध्यान में रखना भाई, ये संस्था क्यों आयोजित की गई थी? धार्मिक और शैक्षणिक सुधारों के बहाने की गई थी, एकता लाने के लिए। अच्छा, काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी कौन थे? अलवर राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों या कानूनी प्रक्रिया से जुड़े व्यक्ति थे भाई। तो ये याद रख लेना अब आप लोग। नेक्स्ट बात करें तो आता है भील विद्रोह के दमन के पश्चात डूंगरपुर राज्य के भील मुखियाओं ने मई 1825 में किस प्रकार का समझौता किया? तो इस बारे में एक छोटी सी बात बता देता हूँ, कोई समझौता नहीं था। अंग्रेजों के सामने एक पक्षीय समझौता स्वीकार किया था भीलों ने, क्योंकि अंग्रेजों की जो अपनी एम्बेसी थी वो भीलों के खिलाफ थी, भीलों को पकड़ती थी, तो भीलों को उन्होंने काबू पा लिया था उनके विद्रोह पे। तो एक पक्षीय समझौता था। तो ये एक पक्षीय प्रावधान वाला समझौता था, जिसके माध्यम से अंग्रेज लंबे समय तक शांति बनाए रखने में सफल रहे थे। तो ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा नहीं मुझे, लेकिन आपके पास क्या जानना जरूरी है कि समझौता हुआ भी था कि नहीं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी भाई। किसका प्रमुख योगदान था भाई? तो देखो, मास्टर भोलानाथ है, हरि नारायण शर्मा है, कुंज बिहारी लाल मोदी, उपयुक्त सभी है। तो कौन सा होगा भाई? तो इसमें मैं बता देता हूँ, आपके पास मास्टर भोलानाथ जो है वो अलवर प्रजामंडल में अहम भूमिका निभाते हैं। तो पढ़ लेते हैं। अलवर में जन जागृति और प्रजामंडल के रोजमर्रा के संगठनिक कार्यों और आंदोलनों के संचालन में इनका नाम सबसे आगे आता है। तो ये अपने पास इसके अपने पास आंसर हो जाता है। लेकिन पंडित हरि नारायण शर्मा भी अपने पास इसी आंदोलन में रहे हैं। इन्होंने अलवर में अस्पृश्यता निवारण संघ और वाल्मीकि संघ की स्थापना की थी और प्रजामंडल के मुख्य संस्थापकों में से एक थे। तो ये भी अलवर से जुड़े हैं। कुंज बिहारी लाल मोदी की बात करें तो हरि नारायण शर्मा के साथ मिलकर इन्होंने कोटा प्रजामंडल की स्थापना की नींव रखी थी। तो ये याद रख लेना, अब ये जो बातें मैं बता रहा हूँ। इसके बाद में बात करें तो क्या सुमेलित करना है भाई? तो तारागढ़ किला, ये तो बहुत ही आसान है भाई। तो तारागढ़ किला आपके पास एक तो अजमेर में है और एक बूंदी में भी है भाई, है ना, बूंदी में भी है। जयगढ़ की बात करें तो जयगढ़ अजमेर में है, जयगढ़ जयपुर में है। कीर्ति स्तंभ की बात करें तो चित्तौड़ में है और मेहरानगढ़ किला जोधपुर में है। तो ये तो बहुत ही सरल है।
अच्छा, आगे बात करें निहाल चंद, बदन सिंह, तुलसीराम, सीताराम आदि चित्रकारों का संबंध किस चित्र शैली से है? तो इनका संबंध आपके पास किशनगढ़ शैली से है भाई। किन से है? किशनगढ़ शैली से है। अब अलग अलग बात और थोड़ी सी कर लेते हैं। अलवर शैली की बात करें तो यहाँ मूलचंद अपने पास हाथी दांत पर चित्र बनाने वाले, मूलचंद कौन है? हाथी दांत पर चित्र बनाने वाले। और डालूराम जैसे चित्रकार प्रसिद्ध थे। कहाँ से संबंधित है? अपने पास मूलचंद और डालूराम याद रखना। इन दो के अलावा और दो नाम आ जाए तो दो याद रहेंगे तो आपका ऑप्शन सही हो सकता है। तो आपके ऑप्शन अलवर शैली हो जाएगा, इसमें नहीं, मैं ये बता रहा हूँ इन दोनों के लिए। मेवाड़ शैली में साहिबुद्दीन और मनोहर यहाँ के रीढ़ चित्रकार माने जाते हैं, तो ये भी याद रह जाएगा। किशनगढ़ शैली में राजा सावंत सिंह नागरीदास के नाम से फेमस हुए थे के काल में यह शैली चरम पर थी। निहाल चंद ने ही सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी भारत की मोनालिसा बनाया था। बदन सिंह, सीताराम भी इसी शैली से अन्य चित्रकार हैं, तो याद रख लेना भाई ये। अच्छा, अजमेर शैली की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से साहिबा महिला चित्रकार और नारायण का नाम आता है, तो अभी याद रह जाएगा बिल्कुल। बात करें तमाशा लोक नाट्य शैली के संबंध में असत्य कथन को छांटिए भाई। तमाशा शैली क्या थी? तो देखो, तमाशा जयपुर की परंपरागत लोक नाट्य शैली है जो जयपुरी ख्याल व ध्रुपद गायकी का सम्मिलित रूप है। तमाशा काव्यात्मक संवाद खुले रंगमंच पर होता है जिसे अखाड़ा कहते हैं। होली के दिन जूठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है और कानगुजरी, रसीली तंबोलन आदि तमाशे बंशीधर भट्ट द्वारा रचित है। तो इसमें आपके पास गलत क्या है? गलत देखो, छोटा सा गलती है, बाकी कुछ गलत नहीं है, बाकी कुछ गलत नहीं है। होली के दिन जूठन मियाँ का तमाशा खेला जाता है, ये थोड़ी सी गलती है। ये होली के दिन नहीं भी, होली के दूसरे दिन, होली के दूसरे दिन खेला जाता है भाई, दूसरे दिन, है ना, ये ध्यान में रखना बस, खेला जाता है, ये होता है इसका आंसर। ये इसमें गलती है, बाकी देख लो भाई। कथन तमाशा मूलतः महाराष्ट्र का नृत्य नाट्य था, ध्यान में रख लेना। नाट्य जिसे जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के काल में, किसके काल में भाई? महाराजा प्रताप सिंह के काल में भट्ट परिवार जैसे बंशीधर भट्ट ने यहाँ लोकप्रिय बनाया और मंच अखाड़ा कहलाता है, ये भी सही बात है। कथन होली के अगले दिन शीतलाष्टमी और अन्य विशिष्ट दिनों पर अलग अलग तमाशे होते हैं। जूठन मियाँ का तमाशा होली के मुख्य दिन नहीं बल्कि उसके बाद आयोजित होता है। तो ये बात आपको इस तरीके से याद रखनी है। ऐसे आ जाएगा तो हाँ रे, होली के दिन तो होता है, तो फिर आप उपयुक्त सभी भी कर सकते हो, मुझे पता है। कथन ये सभी प्रसिद्ध शास्त्रीय और मनोरंजन तमाशे बंशीधर भट्ट की उत्कृष्ट रचनाएं, ये भी सत्य बात है। तो चलिए फिर आगे क्या दिया? चरी नृत्य के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? अभी देख लेते हैं। गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। मांगलिक अवसरों पे किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, सत्य बात है। फल्गुबाई प्रसिद्ध नृत्यांगना है, ये भी सही बात है। ढोल, बांकिया व थाली का प्रयोग होता है, नहीं होता है, नहीं होता है भाई। तो 1 2 3 सत्य हैं, बाकी देख लेना आप। चरी नृत्य किशनगढ़ अजमेर क्षेत्र का बहुत प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए, फल्गुबाई बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। और नृत्य की विशेषता क्या है? सिर पर कांसे या पीतल की चरी, चरी मतलब कलश रखकर उसमें कपास्या, कपास्या यानी कपास के बीज और कपास्या तेल डालकर आग की लपटें निकालते हुए सुंदर नृत्य किया जाता है। तो ये याद रख लेना भाई। बाकी ये अपने पास ढोल, बांकिया और थाली का प्रयोग नहीं होता है। अब बात करते हैं आगे क्या दिया? निम्न भक्ति संप्रदाय और उनकी प्रधान पीठों का कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? तो देखो, इसमें मैं बता देता हूँ भाई। इसमें गौड़ीय संप्रदाय अजमेर, निम्बार्क संप्रदाय सलेमाबाद, नाथ संप्रदाय जोधपुर और जसनाती संप्रदाय कतरियासर। तो इसमें आपके पास ये क्या है? सम्मिलित नहीं है। ये आपके पास कहाँ है? ये जयपुर में है। तो इसमें बात करें तो देखो, गौड़ी संप्रदाय, राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय का मुख्य मंदिर गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में स्थित है, इसलिए ये ऐतिहासिक रूप से सही है। ऐतिहासिक रूप से यहाँ मतलब यहाँ पे ये अजमेर के स्थान पे जयपुर आएगा, तब सही है भाई। निम्बार्क संप्रदाय की बात करें तो सलेमाबाद अजमेर रूपनगढ़ नदी के किनारे इसकी मुख्य पीठ है, जिसे अब श्री निम्बार्क तीर्थ कहा जाता है। ये पूर्णतः सही है। अच्छा, इसमें बात करें तो नाथ संप्रदाय, जोधपुर का महामंदिर नाथ संप्रदाय आयस देवनाथ और राजा मान सिंह के काल में सबसे बड़ा केंद्र रहा है, तो ये भी याद रखना। जसनाती संप्रदाय कतरियासर बीकानेर में संत जसनाथ जी की मुख्य पीठ है, जहाँ प्रसिद्ध पुरुष लोग अग्नि नृत्य करते हैं, फतेह फतेह कहते हुए। इसके बाद में बात करते हैं क्या है? निम्नलिखित लौह देवता तीर्थ स्थल को सुमेलित करना है, तो कर देते हैं। देखो, देव नारायण जी की बात करें तो देव नारायण जी है आपके, तेजाजी देखो नागौर में है, देव नारायण जी आसींद में है, पाबू जी कोलूगांव है और तल्लीनाथ जी पांचोटा। तो 1 2 3 4 सही है। बाकी ये सारी व्याख्या इसमें दी हुई है भाई।
चलो थोड़ी सी मैं बता देता हूँ भाई। क्या है तेजाजी, मुख्य रूप से जन्मस्थली खरनाल और नागौर में है, और मुख्य रूप पशु मेला जो बढ़ता है पर्वतसर वो नागौर में लगता है। इसके बाद देवनारायण जी गुजर समाज के आराध्य देव हैं। इनका मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा स्वाई भोज के नाम से प्रसिद्ध है। पाबूजी की बात करें तो राठौड़ और राजवंश के हैं, और इनका मुख्य स्थान कोल्लू या कोलमंड फलोदी जोधपुर है। इन्हें ऊँटों के देवता के रूप में पूजा जाता है। और तल्ली नाजी जालौर के प्रसिद्ध प्राकृतिक प्रेमी लोक देवता, जिनका मुख्य केंद्र पांचोटा गांव जालौर में पंचमुखी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। लोकप्रिय आभूषण तगड़ी को शरीर के कमर पे पहना जाता है। तागड़ी जिसको अपन कहवा, हाँ देखो अंगुली में अपने पास कौन कौन सी है, देखो अंगूठी है, बिंठी है, दमोहना है भाई, छल्ला है, ये तो पहने जाते हैं अंगूठी में। और तगड़ी की बात करें जिसे करदनी या कंदोरा भी कहते हैं, याद रखना करदनी और कंदोरा भी आ सकता है नाम। सोने या चांदी की बनी एक जंजीरनुमा आभूषण होती है जिसे स्त्रियां कमर पर बांधती है। चलिए, पैर में यहाँ पाजेब, कड़ा, लंगर, नुपुर, बिछिया अंगूठे में पहने जाते हैं। और हाथ में यहाँ बात करें चूड़िया, कंगन, पौंची, कंगा, कड़ा है भाई, हथफूल आदि भी हाथ में पहने जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित को में से असुमेलित मेला त्योहार पहचानिए। तो देखो, जंभेश्वर मेला मुकाम बीकानेर में सही है। सीताबाड़ी का मेला प्रतापगढ़, तीर्थराज मेला मचकुंड धौलपुर, और मीरा महोत्सव चित्तौड़। तो इसमें ये नहीं सुमेलित है भाई। तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ लगता है सर फिर, तो वो लगता है आपके पास बारा में। कहाँ लगता है भाई, बारा में। और सहरिया जनजाति का है भाई, ये सहरिया जनजाति, चलिए मैं लिख देता हूँ, जनजाति का कुंभ भी कहा जाता है। सबसे प्रसिद्ध, सबसे शुद्ध पवित्र मेला जो कहते हैं वो यही है, सीताबाड़ी का मेला, याद रखेंगे। चलिए फिर आगे चले तो सूची 1 में राजस्थान की प्रमुख बोलियां तथा सूची 2 में उनकी उपबोलियां युग्म है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, देखो मालवी रांगड़ी है, ढूंढाड़ी नागरचोल है, वागड़ी निमाड़ी है, और मारवाड़ी है वो गोडवारी है। तो इसमें आपके पास वागड़ी जो है ना ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारी सुमेलित है। किस प्रकार से, चलिए मैं बताता हूँ। नागरचोल ये टोंक सवाई माधोपुर में बोली जाती है भाई। नागरचोल कहाँ पे, ये रही, ये ढूंढाड़ी कहाँ, टोंक सवाई माधोपुर में बोली जाती है। निमाड़ी मालवी की उपबोली है भाई, निमाड़ी है, ये रही आपके पास निमाड़ी। ये वागड़ी की नहीं, ये आपके पास किसकी है, निमाड़ी की है भाई, ये निमाड़ी की उपबोली है। अच्छा, रांगड़ी की बात करें तो ये मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है जो राजपूतों द्वारा बोली जाती है। और गोडवाड़ी की बात करें तो मारवाड़ी की उपबोली है जो जालौर पाली के गोडवार क्षेत्र में बोली जाती है। बिसलदेव रासो इसी में रचित है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट तो आता है गुलाबो सपेरा का अपने पास क्या है, तो गुलाबो सपेरा अपने पास लोक नृत्य में है भाई। गुलाबो सपेरा क्या है, कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना और पद्मश्री मिल चुका है इन्हें। इसके बाद में है ये संविधान की समितियां और उनके अध्यक्षों का सही मिलान कीजिए। तो चलिए मैं बता देता हूं। संघ समिति है उसके अपने पास JL नेहरू थे भाई, संघ समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। अच्छा, प्रारूप समिति है वो अंबेडकर थे भाई, BR अम्बेडकर थे, ये आप सभी जानते हो। प्रांतीय समिति के सरदार पटेल थे और कार्य संचालन के KM मुंशी थे। तो ये अपने पास आप समझ सकते हो, यहाँ पे थियरी दी हुई है, अब ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है मुझे। अच्छा, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश से ली गई है, तो नीति निर्देशक तत्व आपके पास है आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से भाई, आयरलैंड से। अब पूरी व्याख्या कर लेते हैं अपन इनके बारे में, ये बताना जरूरी है आप लोगों को। देखो, फ्रांस से क्या लिया हमने, फ्रांस से भी तो कुछ लिया होगा ना, अपन ने लिया बहुत है। यहाँ से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता, याद रखना भाई, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, समानता है और बंधुत्व के आदर्श तथा गणतंत्रात्मक जो ढांचा लिया है वो अपन ने फ्रांस से लिया है, तो याद रखना। इसके बाद में क्या आता है, आयरलैंड। तो आयरलैंड से अपन ने नीति निर्देशक तत्व ही नहीं और भी लिए हैं भाई। संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्व है आयरलैंड के संविधान से प्रेरित है, जो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। अच्छा, इसके बाद जापान, यहाँ से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत लिया है। जापान से भी हमने क्या लिया भाई, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया है। अच्छा, यूएसएसआर ये ना, हाँ, पूर्व सोवियत संघ यानी रूस की बात कर रहा हूँ। यहाँ से नागरिकों के मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय, सामाजिकता, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श लिया है। तो अब ये बातें आपको याद रखनी है। इस तरीके से प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन से देश से क्या लिया गया है, या अपने पास मिलान कीजिए, तो याद रख लेना।
अच्छा, राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, ये तो आपको पता ही है, वह भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 साल हो, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें देखो लगता है सर सारे सभी हैं, ये सभी इसमें ऑप्शन ही नहीं है। तो फिर तो इसमें मैं बता देता हूँ, ये जो 3 नंबर का ऑप्शन है ना, ये नहीं होता लागू। राज्यपाल के लिए लोकसभा का अध्यक्ष होने की जो विशेषताएं होनी चाहिए वो नहीं लागू होती है। किसके लिए? राज्य के राज्यपाल के लिए। तो 1, 2 और 4 कहाँ पे है? ये रहा आपके पास ऑप्शन, ये हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया? अच्छा, इसमें और भी है क्या? हाँ, ये थोड़ी सी बातें समझाना जरूरी है। देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 157 के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिए अनिवार्य है कि वह भारत का नागरिक हो। तो ये बात कहाँ से है कि जो किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसका अनुच्छेद कौन सा है? कौन से अनुच्छेद में ये बात कही गई है? तो अनुच्छेद 157 में है। इसके बाद में कथन 2 की बात करें तो अनुच्छेद 157 के तहत ही यह भी अनिवार्य है कि व्यक्ति अपनी 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। तो याद रखना भाई। कथन 3 क्या कहता है? संविधान में राज्यपाल के लिए लोकसभा का सदस्य चुने जाने की रखने की कोई शर्त नहीं है। ध्यान दें, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य होती है और विधानसभा सदस्य बनने की योग्यता मुख्यमंत्री के लिए आवश्यक होती है, राज्यपाल के लिए नहीं। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक और है 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत अनुच्छेद 153 में एक प्रावधान जोड़ा गया जिसके तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का अपने राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है या कर सकते हैं। तो ये किसमें? 7वें संविधान संशोधन और 1956 और 153 अनुच्छेद में ये जो उल्लेख है वो किया गया था, जोड़ा गया था। राज्य के व्यय के लिए सदन द्वारा अनुदत्त राशियों का विनियोग दिखाने वाले लेखों की जांच के लिए किस समिति का गठन विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है? तो वो जन लेखा समिति, PAC कहते हैं इसको। ये ध्यान में रखना, क्या कहते हैं? PAC कहते हैं, जन लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, PAC। अच्छा, लिखा हुआ यहाँ पे। यह विधानसभा की सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय नियंत्रण समिति है। यह नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक CAG केग, यह याद रखना भाई, केग के प्रतिवेदन और विनियोग लेखों की सूक्ष्म जांच करती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जनता का पैसा उसी मद में खर्च हुआ है जिसके लिए सदन ने मंजूरी दी है। परंपरा के अनुसार इसका अध्यक्ष विपक्ष का कोई वरिष्ठ नेता होता है। याद रख लेंगे बिल्कुल। इसके बाद में क्या है? उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार संविधान के किस अनुच्छेद का भाग है? तो ये उच्च न्यायालय तो आपके पास क्या है? आपके पास है अनुच्छेद 226 में आता है और इनके बारे में भी बात करते हैं। अभी सारी बातें कर लेते हैं, लेकिन ये रिट क्षेत्राधिकार क्या है ये भी अभी चर्चा कर लेते हैं। चिंता मत करो, सारी बात समझा। अनुच्छेद 32 के बारे में चर्चा करें पहले। ये क्या है सर? देखो, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय यानी सर्वोच्च जो न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है को मौलिक अधिकारों के हनन पर 5 प्रकार की रिट जारी करने का क्या है? अधिकार है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये 5 आदेश जारी कर सकता है, अपने पास जारी करने की शक्ति है। इसे अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। तो इंपॉर्टेंट चीज है ये, याद रख लेना भैया। अच्छा, अनुच्छेद 226 की बात करें तो क्या है? इसके तहत उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जिसको अपन कहते हैं, को मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी करने का अधिकार है। इसका रिट क्षेत्राधिकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से विस्तृत है। यानी कहने का मतलब इसको केवल अपने पास इन पर 5 पर जारी करने का, रिट जारी करने का सकती है, लेकिन इनके अलावा अपने पास ये क्या करती है? अपने क्षेत्राधिकार में भी कर सकती है। क्या? अन्य कानूनी अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तो इसका विस्तार है वो ज़्यादा बड़ा है अपने पास हाई कोर्ट का। 228 क्या कहता है अनुच्छेद? ये कहता है इसके तहत उच्च न्यायालय को अधीनस्थ न्यायालय से कुछ विशिष्ट मामलों को अपने पास स्थानांतरित करने का अधिकार है। यानी कहने का मतलब है सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट से कुछ भी अपने पास मंगवा सकता है, हाई कोर्ट जिला कोर्ट से कुछ भी मंगवा सकता है। तो ये अपने पास उच्च कोर्ट के अधिकार है इसके अंदर। अच्छा, 38 क्या कहता है? यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है जो राज्य को सामाजिक व्यवस्था और लोक कल्याण की अभिवृद्धि का निर्देश देता है। तो ये बड़े ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जिनसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे ये पूछ लिया, ये नहीं पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है। अच्छा, इसके बाद में राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? भाई ये बड़ा ही कन्फ्यूजन करने वाला प्रश्न आप लोगों का, यानी बड़ा कन्फ्यूजन रहते हो इसमें। आप राष्ट्रपति को चुनते हो, लेकिन आपको ध्यान में देना चाहिए
कि राज्यपाल है, निलंबन करने का अधिकार जो है वो राज्यपाल को है, राष्ट्रपति को नहीं है। अच्छा कैसे सर, चलिए बात करते हैं। देखो अधिनियम अपने पास संवैधानिक नियम अनुच्छेद 317 के अनुसार आरपीसी के अध्यक्ष या सदस्यों को केवल राष्ट्रपति ही कदाचार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच रिपोर्ट के बाद हटा सकता है, लेकिन जांच के दौरान राज्यपाल उसे निलंबित कर सकता है। ये अनुच्छेद 317 में कही गई बात है। तो अब ध्यान में रखना, निलंबन का मतलब क्या होता है, राज्यपाल होता है, और हटाना मतलब ये भी हटाना कब, कदाचार साबित हो जाए विधानसभा में, तब ही। ऐसे नहीं है कि राष्ट्रपति कदाचार ऐसे ही साबित हो गया और चलो, ऐसे नहीं है। पूर्ण बहुमत से अपने पास विधानसभा में ये कदाचार सिद्ध हो तब ही अपने पास उसको हटा सकते हैं, अन्यथा नहीं हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम राज्य सूचना आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम, सूचना आयोग। तो सूचना आयोग का सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है, वो करता है भाई, ये तो आप जानते हो भाई। लेकिन बात कर लेते हैं बाकी सभी के बारे में। तो क्या कहते हैं, देखो मानवाधिकार अधिनियम 2006, ये मूल रूप से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस अधिनियम का मुख्य कार्य देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन का प्रावधान करना है। इसका सूचना के अधिकार या राज्य सूचना आयोग से कोई वैधानिक संबंध नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखना, मानवाधिकार अधिनियम 2006 क्या है। 74वां संविधान संशोधन आप जानते हो भाई, नगर पालिकाओं से संबंधित। यह भारत का ऐतिहासिक संविधान संशोधन है जिसने शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है। इसके तहत संविधान में भाग 9A 9 जिसको कहते हैं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यह अधिनियम नगर पालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों के गठन, उनकी शक्तियों, उत्तरदायित्वों और उनके लिए एक स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग तथा राज्य वित्त आयोग के गठन का रास्ता साफ करता है। अच्छा 73वां संविधान संशोधन क्या है, यह अपने पास पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। तो इसमें अपने पास क्या जोड़ा गया है, इसमें इसके तहत संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची शामिल की गई थी, अब याद रखेगा। हाँ, जिसमें पंचायतों के कार्य के लिए 29 विषय ये तय किए गए थे। यह अधिनियम ग्राम सभा, त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के नियमित चुनाव और उनके वित्तीय सुदृढ़ीकरण का प्रावधान करता है। अच्छा सूचना का अधिकार नियम, ये आप जानते हो, 2005। यह देश के नागरिकों को सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए दिया गया एक बेहद मजबूत वैधानिक अधिकार है। इस अधिनियम की धारा 15 के तहत प्रत्येक राज्य को अपने यहाँ एक उच्च स्तरीय और स्वायत्त राज्य सूचना आयोग गठित करने की अनिवार्य आदेश दिया गया है। इसी कानून के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया था, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो ये याद रखना भाई। अब ये बातें मैंने इसके बारे में सभी बातें बता दी। तो चलिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करने वाली उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो इसमें अपने पास मुख्यमंत्री होता है भाई। कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। तो चलिए बात करते हैं इसमें। देखो इस वैधानिक समिति के में मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, स्पीकर और विधानसभा के विपक्ष के नेता शामिल होते हैं। इनकी सिफारिश पर ही राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति की जाती है। तो ये ध्यान में रखने वाली बात है, ये प्रश्न ज्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिलाधीश का नहीं है। बढ़िया प्रश्न है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न, मैं बता देता हूँ, इसमें कंफ्यूजन होने वाले हो। जिलाधीश का मतलब कौन होता है, कलेक्टर होता है भाई। कौन होता है, कलेक्टर होता है। अब इसकी बात करें तो क्या है, भू अभिलेख तैयार करना, सही करता है भाई ये। उपखंड के कृषि उत्पादन का आकलन करना भी यही करता है। प्रत्येक 10 वर्ष में जिले की जनगणना भी करवाना होता है। जिले में विकास योजनाओं को क्रियान्वयन करना। अब आपके समझ में ये नहीं आ रहा है कि सर ये तो सभी कार्य राज्य कलेक्टर के हैं, लेकिन ये कार्य कलेक्टर का नहीं है। तो फिर ये किसका है, अभी बता देते हैं। देखो जिलाधीश के कार्य, जिला कलेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होने के नाते भू अभिलेखों की निगरानी, कृषि आकलन, गिरदावरी रिपोर्ट की समीक्षा जिसको अपन कहते हैं, और राष्ट्रीय कार्य जैसे जनगणना के लिए जिला जनगणना अधिकारी के रूप में सीधे उत्तरदायी होता है। अच्छा विकास योजनाओं की बात करें तो कौन है भाई, तो आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था में विकास कार्यों और पंचायती राज योजनाओं को अमली जामा पहनाने का मुख्य जिम्मा जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ और जिला विकास अधिकारी का होता है, जिसे जिलाधीश या पारंपरिक राजस्व कार्य अलग रहता है। तो सीईओ का कार्य होता है विकास योजनाएं तैयार करना, ये हो जाएगा। अच्छा इसके बात करें तो क्या आता है,
हाँ, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही है, तो चलिए बात करते हैं। इस अधिनियम में कुल 17 अध्याय है, बिल्कुल सत्य बात है। यह अधिनियम 11 सितंबर 2009 से लागू हुआ, ये भी सत्य बात है। इस अधिनियम में कुल 6 अनुसूचियां और 344 धाराएं हैं, ये तीनों ही बातें सत्य हैं। तो आंसर आपका उपरोक्त सभी हो जाता है। ज़्यादा टफ नहीं है, तो एक्सप्लेनेशन भी करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, राजस्थान की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है भाई? सही नहीं है, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना आप लोग। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई में जो 43 किलोमीटर का अंतर है, बिल्कुल अंतर है भाई, है ये। मैंने पिछले वीडियो में समझा दिया, तो बार बार समझाने की आवश्यकता थोड़ी ना है। बांसवाड़ा कर्क रेखा के बिल्कुल सर्वाधिक नजदीक से होती है, बिल्कुल सही बात है। यह ग्लोबीय स्थिति 7 मिनट पूर्वी देशांतर और 8 डिग्री 47 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यानी अपने पास पूर्वी देशांतरों के बीच का अंतर और अक्षांश, जो अपने पास देशांतर और अक्षांशों के बीच का जो अंतर है वो इतना ही है, ये भी सही बात है। गंगानगर शहर पर सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें पड़ती है, क्या ये सत्य है? नहीं, ये नहीं सत्य है, क्योंकि सीधी किरणें नहीं, तिरछी किरणें पड़ती है भाई। क्या पड़ती है? ये तिरछी किरणें पड़ती हैं, तो ये अपने पास गलत हो जाता है। अच्छा, राज्य के वन विभाग द्वारा जारी प्रशिक्षण देने हेतु वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र किस जिले में स्थापित किया गया है? चूरू, जोधपुर, पाली, बाड़मेर। तो इसमें अपने पास क्या है? बाड़मेर ही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पे थोड़ी सी पहचान दी हुई है इसके बारे में। तो चूरू है वो तालछापर कृष्ण मृग, इसके बारे में चर्चा हो चुकी है भाई। जोधपुर माचिया सफारी पार्क, काजरी, आफरी, ये भी अपने पास चर्चा हो चुकी है पीछे वाले वीडियो में। बाड़मेर की बात करें तो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र और वन्य जीवों के विशिष्ट व्यवहार को समझने तथा वन कर्मियों को विशेष ट्रेनिंग देने के लिए भाई, ये तो अपने पास इसका आंसर है। तो चलिए देख लेते हैं आगे बात करें गलत युग्म को पहचानिए। जलवायु मैदान खंड की बात कर रहे हैं भाई। तो गलत युग्म की बात करें तो अरावली में उप आर्द्र जलवायु बिल्कुल पाई जाती है भाई। अपने वर्गीकरण की क्लास देख लेना मेरी, मैंने एक छोटी सी क्लास बनाई थी वर्गीकरण की, बहुत ही शानदार। अगर उसको देखने के बाद आपको समझ में नहीं आए तो मुझे बता देना आप लोग। पश्चिमी रेतीला बात करें तो शुष्क और अत्यधिक विषम जलवायु है, ये भी सही बात है। दक्षिणी पूर्वी पठार अति आर्द्र है, बिल्कुल सही बात है, अति आर्द्र है। और पूर्वी मैदान बात करें तो शुष्क और शीत जलवायु, नहीं, ये नहीं है भाई। शुष्क और शीत जलवायु पूर्वी मैदान में नहीं है, तो ये गलत हो जाता है। आपके पास पूर्वी मैदान की बात करें तो आपके पास ये भी आर्द्र क्षेत्र में ही आता है। किस में आता है? आर्द्र क्षेत्र में ही आता है। जब भूरी दोमट मिट्टी मुख्यतः किस नदी बेसिन में मिलती है? बहुत ही सरल प्रश्न है, चंबल बेसिन में मिलती है। अभी सभी की बात करेंगे अपन। देखो, लूनी बेसिन ये मुख्य रूप से मरुस्थलीय और रेतीली कौस्पी मिट्टी और कुछ हिस्सों में लवणीय मिट्टी पाई जाती है। तो लूनी नदी अपने पास बालोतरा क्षेत्र में बहते हुए निकलती है ना, उसकी बात है। माही बेसिन की बात करें तो 56 के मैदान, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और लाल लोमी मिट्टी मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है भाई। माही बेसिन में याद रखना कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल लोमी मिट्टी। कौन सी? लाल लोमी मिट्टी, जो कि मक्का की खेती के लिए प्रसिद्ध है, अच्छी है। इसके बाद चंबल बेसिन की बात मैंने बता दी है। तो इसकी सहायक नदी द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों के कारण इसके कच्छारी भाग और टोंक सवाईमाधोपुर के क्षेत्रों में उपजाऊ भूरी दोमट मिट्टी का विस्तार मिलता है। तो ये याद रख लेंगे। अब घग्गर की बेसिन बात करें तो अपने पास गंगानगर के इस नाली क्षेत्र में भूरी मरुस्थलीय और जलोढ़ मिट्टी का मिश्रण मिलता है। तो ये अपने पास गंगानगर हनुमानगढ़ से जो बहती है उसकी बात कर रहा हूँ, तो वो अपने पास रेगिस्तानी क्षेत्र भी है। तो कुछ वहाँ पे अपने पास है, दोनों मिट्टी है, उसका मिश्रण मिल जाता है। तो ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नदियाँ एवं उन पर बसे नगर सुमेलित नहीं है? तो ये देखो, चंबल, रावतबाटा, चित्तौड़गढ़ सही है भाई, सही तो है ये। चित्तौड़ बिल्कुल याद होगा आप लोगों को। अच्छा, सूकड़ी जालोर बिल्कुल सही बात है, सूकड़ी पे। बेड़च, बारा और बांडी पाली ये भी सही है। लेकिन बेड़च और बारा ये आपस में मिले नहीं है भाई। बेड़च और बारा तो मिल ही नहीं रहे। तो बेड़च कहाँ पे? तो बेड़च है वो उदयपुर से होती है भाई, उदयपुर नदी, उदयपुर जो जिला है वहाँ से बहती है। तो बारा है उसके साथ नहीं है। बारा कहाँ, कौन सी नदी पे है फिर? बारा आपके पास परवन नदी पर हो सकता है, परवन नदी हो सकता नहीं, परवन नदी पर है। तो ये याद रखना भाई। इसके बाद बात करें नेक्स्ट, तो राजस्थान के किस जलवायु खंड में सोयाबीन की खेती मुख्य रूप से की जाती है? किस रूप से? तो देखिए, अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्ती मैदान है, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान क्षेत्र है, आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र है और आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। ये सही है भाई इसमें,
ये जो भाग ना आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदानी क्षेत्र, यहाँ पे अपने पास सोयाबीन की खेती ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं अब। देखो अंतःस्थलीय मैदान ये शेखावाटी क्षेत्र है जहाँ बाजरा, गवार और दालें होती है। तो याद रखेंगे कि नहीं? बिल्कुल रखना ही पड़ेगा, क्योंकि सिलेक्शन लेना है आप लोगों को, और सिलेक्शन लेने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ता है भाई। अब आप कहोगे सर आपने ले लिया क्या? मैंने बहुत सिलेक्शन लिए भाई, अब मेरा छोड़ो। अच्छा, बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान की बात करें तो यह अलवर भरतपुर क्षेत्र है जो सरसों की खेती के लिए प्रसिद्ध है भाई। बाढ़ संभावित पूर्वी मैदान की बात करूं तो अपने पास अलवर भरतपुर सरसों की खेती के लिए है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान की बात करें तो इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र और सवाई माधोपुर का कुछ भाग आता है। यहाँ की काली गहरी मिट्टी और प्रचुर वर्षा सोयाबीन की बम्पर पैदावार के लिए उपयुक्त है मानी जाती है। राजस्थान भारत के लिए बड़े सोयाबीन उत्पादक राज्यों में से एक शामिल होता है। तो ये तो अलग बात हो जाती है। अच्छा, बेराइट्स खनिज के संदर्भ में सही कथन। बेराइट्स क्या है? तो चलिए, इससे भारी पत्थर भी कहते हैं, इसे भारी पत्थर भी कहते हैं। जगतपुरा उदयपुर में बेराइट्स के विशाल भंडार प्राप्त हुए, सही बात है। इसका उपयोग तेल के कुएं खोदने, कागज उद्योग व दवाइयों में किया जाता है। तो ये सभी उपयुक्त, सभी सत्य हैं भाई, याद रखना भाई सही कथनों के बारे में, बेराइट्स के बारे में। नेक्स्ट बात करें, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 0-6 आयु वर्ग के बच्चों का जनसंख्या राज्य की कुल आबादी का कितना प्रतिशत थी? 2011, अभी तो 2027 आ रही है, 2027 की जनगणना करने वाले हैं, होने वाली है जल्दी से। हमने भी की है भाई, हम भी करके आए हैं। चलिए, इसमें बात करें तो ये आपके पास आती है कितने? 15.54% थी भाई। राजस्थान की कुल आबादी 6.85 करोड़ थी, लगभग अपन ने यही पढ़ा है। बच्चों की कुल जनसंख्या है वो 1.06 करोड़ थी, और इस आयु वर्ग की लिंगानुपात वो 888 था भाई। ये सोचनीय समस्या थी, सोचनीय, चिंताजनक, जो चिंताजनक रूप से कम था भाई। और विशेषकर झुंझुनू में तो बहुत ही कम था। झुंझुनू की तो हालत ही बहुत थी, कमजोर थी। सबसे कम जो अपने पास 0 से 6 का लिंगानुपात सबसे कम था वो झुंझुनू जिले का था। इसके बाद में बात करें तो देश में बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की स्थापना कब की गई थी? तो बता देता हूं भाई, ये आपके पास 1958 इसका आंसर होगा। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा इतिहास जान लेते क्या। देखो, 54 में इस वर्ष भारत में राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था, 1954 में। तो ये प्रश्न याद रखने वाली बात है भाई। 58 में क्या हुआ? केंद्रीय जल आयोग के अंतर्गत देश में पहली बार व्यवस्थित रूप से बाढ़ की अग्रिम सूचना और वैज्ञानिक पूर्वानुमान जारी करने के लिए बाढ़ पूर्वानुमान संगठन की शुरुआत यमुना नदी के बेसिन, कहाँ? दिल्ली से की गई थी। तो ये दो बातें आपको याद रखनी है इस अपने पास संगठन के बारे में। नेक्स्ट है, राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा किस वर्ष में दिया गया? तो 89 में दिया गया भाई, 1989 में इसे दिया गया था। याद रखना, किसके कहने पे? तो मैं बता देता हूँ। देखो, 4 मार्च 1989 को मोहम्मद यूनुस समिति सिफारिश पर राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य बना था, 4 मार्च 1989 को। अच्छा, पर्यटन का महत्व क्या? उद्योग दर्जा मिलने से पर्यटन इकाइयों को क्या औद्योगिक दरों पर बिजली, ऋण और भूमि आवंटन जैसी रियायतें मिलने लगी, जिससे राज्य में होटल और पैलेस टूरिज्म का तेजी से विकास हुआ है। अच्छा, चलिए, केंद्रीय क्षेत्र में योजना के तहत आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा कृषि समंको की सामयिक क्या सूचना योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? तो इसमें अगर अपन बात करें तो वर्ष 1972 और 73 से ये शुरू की गई थी। तो थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, कृषि समंक यानी अपने पास एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो फसलों के क्षेत्रफल, उत्पादन, पैदावार के अग्रिम अनुमानों को समय पर और शुद्धता से जुटाने के लिए भारत सरकार के सहयोग से 100% वित्त पोषित योजना, यह योजना 1972-73 से राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा शुरू की गई थी या संचालित की गई थी। तो याद रखेंगे बिल्कुल। चलिए, फिर भारत सरकार द्वारा राजस्थान के पहले ग्रीन टेक मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ हुई भाई? तो इसकी हुई थी रूपनगढ़ अजमेर में हुई थी भाई। कहाँ पे? रूपनगढ़ अजमेर में। देखो, मेगा फूड पार्क का उद्देश्य क्या है? यह पार्क किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और खुदरा विक्रेताओं को एक साथ जोड़कर कृषि उत्पादों की बर्बादी रोकने और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो ये ध्यान में रख लेना भाई ये तो। अच्छा, राजस्व घाटे की अपेक्षा राजकोषीय घाटा सदैव रहेगा, बड़ा ही कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है भाई, आ सकता है। तो देखो, राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा, इसमें जो राजकोषीय घाटा वो सदैव हमेशा अधिक रहेगा। क्यों रहेगा? इसका कारण मैं बता देता हूँ, सदैव अधिक रहेगा। देखो, राजस्व घाटा क्या है? सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय का अंतर होता है, यानी सरकार को कितना तो मिला है
जैसे टैक्स से मिला है, कहीं फैक्ट्री स्थापित हो रही है उससे कितना मिला है, अपने पास जो बाकी जो कमाई होती है ना सरकार की वो तो कितनी है, और जो राजस्व व्यय कर दिया, मान के चलिए 100 करोड़ तो उन्होंने क्या है प्राप्ति हुई, और 90 करोड़ है वो उन्होंने क्या खर्च कर दिए, तो 10 करोड़ का अपने पास क्या है, ये अपने पास ये घाटा नहीं है भाई, राजकोष ये घाटा बता रहा हूँ। तो इसके बीच का जो अंतर है, यानी राजस्व प्राप्तियां तो 100 करोड़ की है और खर्च इन्होंने 110 करोड़ कर दिया, तो अपने पास 10 करोड़ का घाटा हो गया है। क्या हो गया भाई, 10 करोड़ का घाटा हो गया। तो ये तो है आपके पास राजस्व घाटा। लेकिन राजकोषीय घाटा क्या होता है, तो सरकार के कुल व्यय और उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियों का अंतर है भाई। तो इसका मतलब है इसमें आपके पास सरकार के कुल व्यय तो कितना भी खर्च किया है वो, और उधारी को छोड़कर कुल प्राप्तियां, यानी उधार जो दे रखा है आप लोगों ने उसकी प्राप्तियों के बगैर जो होता है वो अपने पास इससे ज़्यादा होता है। तो ये हमेशा क्या है, राजकोषीय घाटा है वो ज़्यादा रहेगा। अब इसके बाद में बात करें तो नेक्स्ट क्या आता है, दिए गए विकल्पों में क्या बजट का एक मुख्य कार्य है, तो बजट गाँवों का ब्यौरा उपलब्ध करवाना, राज्य के लिए नाम प्रदान करना, सरकार की आय व्यय का विस्तृत विवरण प्रदान करना। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है। नेक्स्ट है मलमल का कार्य राजस्थान के मुख्यतः कहाँ से होता है, जोबनेर, मथानिया, रंगपुर, लवासा। तो ये मथानिया जोधपुर से होता है भाई, ये मथानिया जोधपुर से होता है, तो ये याद रखना भाई। मलमल क्या है, एक बहुत ही बारीक, हल्का और मुलायम सूती कपड़ा होता है जिसकी बुनाई पारंपरिक जुलाहों द्वारा की जाती है। मथानिया की मलमल साड़ियाँ और थान राजाओं के समय से ही देश विदेश में लोकप्रिय रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना, मथानिया जोधपुर। नेक्स्ट है, राज्य सरकार की कौन सी योजना व्यावसायिक दक्षता वाले व्यक्तियों को स्वयं का उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, तो मुख्यमंत्री औद्योगिक विकास योजना करती है भाई। क्या, मुख्यमंत्री औद्योगिक विकास योजना। देखो, व्यावसायिक कौशल वाले युवाओं को नया उद्योग लगाने के लिए सहायता देने वाली मुख्य योजना मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। नया सवेरा मुख्य रूप से डोडा पोषत और नशा मुक्ति से संबंधित कार्यक्रम है भाई, ये नया सवेरा भी याद रखना आप लोगों को। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो राजस्थान में आयुष्मान जीवन रक्षक योजना, याद रखना भाई कौन सी है, राजस्थान मुख्यमंत्री आयुष्मान जीवन रक्षक योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति है भाई, भले व्यक्ति को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि अब कितनी है, तो पहले तो वो 5,000 रुपये थी भाई, लेकिन अब वो 10,000 रुपये कर दी है। इसका मतलब जब अपने पास सड़क पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो आप तो सेल्फी लेते होंगे, हाँ ऐसे सेल्फी लेते हैं, उनका वीडियो बनाते हैं, आप उन्हें हॉस्पिटल नहीं पहुंचाते हैं, आप उनका सेल्फी ऐसे लेते हैं जैसे कि बस आपको ही कुछ करना है, आप बस वीडियो दिखाकर लोगों को बस तसल्ली हासिल करेंगे, भाई हाँ मैं वहाँ पे था। पहला काम एक्सीडेंट जहाँ पे हो उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुँचाने का है, ना कि वीडियो बनाने का, क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में आप अपनी मानवीयता खो देते हो, ये मानवीयता नहीं खोनी है। अब देखो इसमें क्या है, उद्देश्य क्या है, सड़क हादसे में घायल लोगों को गोल्डन ओवर, यानी गोल्डन ओवर का मतलब क्या होता है भाई, गोल्डन ओवर का मतलब होता है दुर्घटना के ठीक बाद का पहला घंटा, ये होता है, यानी 1 घंटे में अगर आप हॉस्पिटल पहुंचा देते हो, भीतर अस्पताल पहुंचाकर उसकी जान बचाना होता है। गोल्डन ओवर का भी ध्यान में रखना भाई, गोल्डन ओवर क्या होता है। हाँ, पहले इस योजना जिसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना भी कहते थे के तहत मददगार को 5,000 रुपये से और प्रशस्ति पत्र दिया जाता था, जिसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर अब 10,000 रुपये कर दिया है, ताकि लोग बिना किसी कानूनी डर के घायलों की मदद में आगे आए। तो याद रखना है, ऐसे आप उसमें मत लग जाना वीडियो में। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, तो चलिए बात करते हैं। इस योजना में लाभार्थियों के आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी को मजबूत बनाना है। इसके बाद में राशन कार्डों के अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी को सक्षम बनाया जाएगा, बिल्कुल सही बात है। राज्य का कोई नागरिक अन्य राज्य से तहत तथा अन्य राज्य का नागरिक राजस्थान से राशन प्राप्त कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर आपके पास ये नहीं है भाई, इस योजना का ये नहीं है कि सीधे पैसे उनके खाते में भेजे जाएंगे, ये नहीं कार्य है। अब आप क्या करोगे मुझे पता है, आप ये करके आते, राज्य का कोई नागरिक अन्य राज्य से तथा अन्य राज्य का नागरिक राजस्थान से राशन प्राप्त कर सकता है, पक्का करते। चलिए, वन नेशन वन राशन कार्ड का मूल सार यही है कि देश का कोई भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा लाभार्थी किसी भी राज्य की राशन सुरक्षा से अनाज ले सकता है। 100% बायोमेट्रिक सत्यापन मशीन द्वारा होता है। आधार सीडिंग अनिवार्य है ताकि फर्जी राशन कार्ड खत्म किए जा सकें। ये योजना देश के प्रवासी मजदूरों के लिए सबसे ज़्यादा मददगार साबित हुई है। मान के चलिए राजस्थान का कोई मजदूर व्यक्ति अपने पास से दिल्ली चला गया है, मुंबई चला गया है, तो फिर वो वहाँ पे कैसे फ़ायदा लेगा, तो इस योजना का मतलब भी वही रखा गया है। इसके बाद में बात करें राजस्थान सरकार की वन स्टॉप शॉप
सुविधा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका है आम लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग हेतु प्रोत्साहित करना नहीं है, बाजार में बिचौलियों की भूमिका समाप्त करना है, पीडीएस व्यवस्था में सस्ते उत्पाद उपलब्ध कराना है, निवेश प्रस्तावों को प्रभावी सुविधाजनक प्रभाव करना है। ये आ जाएगा इसका। देखो, वास्तविक उद्देश्य बड़े उद्योगों और निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राजस्थान में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को अपग्रेड करके वन स्टॉप शॉप बनाया गया है। इसके तहत ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन में एक ही छत के नीचे 14 से अधिक सरकारी विभागों की 100 से ज़्यादा अनुमतियां बहुत कम समय में ऑनलाइन प्रदान की जाती है, जिससे निवेशकों को अलग अलग दफ्तरों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, आया बात समझ, आ गई बात समझ में। नेक्स्ट बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान आवासन मंडल के द्वारा चलाई जा रही है? तो अपनी दुकान अपना व्यवसाय योजना, मुख्यमंत्री शिक्षक आवास योजना और मुख्यमंत्री प्रहरी योजना। तो इसमें आपके पास उपयुक्त सभी आ जाएंगे भाई। तो ये सारी योजना आवासन मंडल के द्वारा चलाई जा रही है। इसके बाद में बात करते हैं, नेक्स्ट तो आया है रासायनिक परिवर्तन अर्थात नए पदार्थ का निर्माण निम्नलिखित में से किस में होता है? तो कोयले के दहन में, बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन यही है भाई। अब ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है भाई? रासायनिक परिवर्तन है भाई। कैसे है तो मैं बता देता हूँ। रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है मैं बता देता हूँ। रासायनिक परिवर्तन में उस वस्तु का रूप बदल जाता है, यानी उसको जलाने के बाद में उसका रूप है क्या, वो बदल जाता है। तो कोयले को जैसे ही जलाएंगे तो वो क्या है, वो राख में परिवर्तित हो जाता है। क्या हो जाता है भाई? वो राख में परिवर्तित हो जाता है। तो ये किसी काम में नहीं रहती है, यानी उसकी जो अवस्था है वो पूरी चेंज हो जाती है। तो वो होता है रासायनिक परिवर्तन। तो ये आपका आंसर सही है। एसीटोन के वाष्पन में नहीं, वाष्पन में कोई भी आपके पास रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। वाष्पन में केवल उसकी भौतिक स्थिति बदलती है, इसके अलावा और कोई चेंज नहीं होता है। भौतिक स्थिति का मतलब क्या होता है? जैसे मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि मक्खन के पिघलने में, तो मक्खन पिघल जाएगा तो रहेगा तो मक्खन ही कि नहीं, बिल्कुल पिघलेगा बस। तो वैसे अपने पास बर्फ़ है, बर्फ़ का पिघलना भी आपके पास भौतिक परिवर्तन ही है। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखना है, जिसमें उसका आकार प्रकार सारी संरचना बदल जाती है, वो आपके पास रासायनिक परिवर्तन होता है। उसके अगर भौतिक अवस्था में कोई मतलब भौतिक अवस्था तो बदल जाती है, लेकिन उसके गुणों में बदलाव नहीं हो तो वो आपके पास क्या है, भौतिक अवस्था होती है। तो एसीटोन के वाष्पन में भी यही होता है, कपूर के ध्रुवापातन में भी यही होता है, और मक्खन के पिघलने में भी यही होता है। जैसे पानी को आप गर्म करोगे तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, तो वो आपके पास वाष्प जो है ना, उसकी भौतिक अवस्थाएं बदली है, उसका रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये थोड़ी सी बातें ध्यान में रखने वाली है। अच्छा, आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर किसका निर्माण होता है? तो आयरन के जलने पे आपके पास Fe2O3 का होता है। किसका होता है? Fe2O3 क्या होता है? देखो, लोहे को हवा या ऑक्सीजन में अत्यधिक गर्म करने पर मुख्य रूप से फेरोसल्फ्यूरिक ऑक्साइड, ये रहा Fe3O4 या फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 का निर्माण होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये अगर अपने पास दोनों ऑप्शन होते तो आप ये Fe3O4 करते, लेकिन अपने पास यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं है, केवल यही है, तो आप इसको सही कर दो। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। हाँ, अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी एक संक्रमण धातु नहीं है? तो इसमें आपके पास जो NP है, इसके बारे में बात करूंगा। देखो, अभी सारी बातें बताऊंगा मैं। ये आपके पास संक्रमण धातु नहीं है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। क्या है? देखो, संक्रमण धातु की बात करें तो आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है। क्या आवर्त जो सारणी है ना, केमिस्ट्री में चलती है। आप कहोगे सर केमिस्ट्री आती है क्या? आती नहीं है, मैं सीख के बता देता हूँ। मुझे तो कहने का मतलब है, ऐसे थोड़ी ना है कि गुरुजी को कुछ नहीं आता है, गुरुजी को एक विषय आता। तो आप कहते हो ना सर आप सारे विषय पढ़ा सकते हो, क्या पढ़ा सकते हैं, कोई अपनी मुश्किल काम नहीं है। तो ध्यान से समझ लेना, क्या है, आवर्त सारणी के डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। इसमें देखो, जिरकोनियम है, JR से इंकित करते हैं इसको, ठीक है। परमाणु क्रमांक इसका 40 है। किसका? जिरकोनियम का। TC यानी टेक्नीशियन की बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका 43 है। और आर्यूरेनियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक 75 शामिल है, जो कि संक्रमण धातु है। नेपच्यूनियम की बात करते हैं, नेपच्यूनियम की बात करें तो परमाणु क्रमांक वो 93 है। और ये आवर्त सारणी के F ब्लॉक का तत्व है। क्या है? नेपच्यूनियम कौन से ब्लॉक का है? F ब्लॉक का तत्व है, जिसे अंतः संक्रमण तत्व या एक्टिनाइड श्रेणी में रखा जाता है, इसलिए मुख्य संक्रमण धातु श्रेणी में नहीं आता है। तो ये थोड़ी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब इनके बारे में परमाणु क्रमांक भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये प्रश्न बनाया तो यही आएगा, यहाँ से भी प्रश्न आ सकता है। फिर मैं कह देना सर आपने तो पढ़ाया नहीं था,
आप ये बहुत ज़्यादा कह देते हो। चलिए आगे क्या, प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 34 डिग्री के कोण पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा बताओ भाई। चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें आपके पास जो प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर आ रही है और वो 34 डिग्री का कोण बना रही है, ऐसे 34 डिग्री का कोण बना रही है, ये मान के चलिए इस तरीके से मैं ये बता देता हूँ। अगर ये 34 डिग्री का कोण बना रही है आपके पास, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, तो 90 में से घटा के लिख देना भाई, सीधी सी बात है। आप ऐसे कोई प्रश्न भी आ जाए चाहे वो कितने भी डिग्री का बनाए, 90 डिग्री माइनस 34 डिग्री कर देना तो 56 आ जाएगा आपके पास। बस इतना सही करना है इसमें, तो आपके पास 56 आंसर हो जाता है। ये थोड़ी सी भाषा आपको क्या है, आपतित कोण बताया है और परावर्तन कोण का मान पूछा है, बस इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, बाकी आप देख लेना भाई। अच्छा, विद्युत बल्ब के तंतु में निम्न में से टंगस्टन का प्रयोग होता है, क्योंकि हाँ इसका कारण मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसका उच्च गलनांक होता है भाई। जो टंगस्टन धातु होती है ना, बहुत ही उच्च गलनांक पे होती है और फिर भी ये टूटती नहीं है। इसको कितना भी गर्म करो, इसका गलनांक दिया होगा यहाँ पे, हाँ ये दिया हुआ ना, इसका जो गलनांक है ना, गलनांक मतलब इतने गर्म कर देंगे ना तो भी ये टूटती नहीं है। तो फिर टूटेगी नहीं तो फिर अपने पास प्रकाश करेगी कि नहीं, तो इसीलिए होती है। देखो टंगस्टन का गलनांक है बहुत अधिक है, लगभग 3422 डिग्री सेल्सियस होता है। जब बल्ब में विद्युत धारा बहती है तो प्रतिरोध के कारण तंतु अत्यधिक गर्म होकर श्वेत तप्त हो जाता है तथा प्रकाश देने लगता है। इससे इतने ऊंचे तापमान पर भी उच्च गलनांक के कारण टंगस्टन का फिलामेंट पिघलता है या टूटता नहीं है। समझ में आई कुछ बात? जो अपने पास बल्ब में होता है वो क्या है, टूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि टंगस्टन धातु है वो उच्च गलनांक की होती है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक यौगिक नहीं है? रासायनिक यौगिक, यौगिक का मतलब क्या होता है, जोड़ा, जिसको कहते हैं ना युग्म। यौगिक का मतलब क्या है, युग्म होता है, तो युग्म नहीं है भाई। अमोनिया, क्लोरीन, नाइट्रोजन पेरोक्साइड और पानी, तो इसमें क्लोरीन जो है ना वो एक तत्व का है भाई, ये एक तत्व का है। बाकी जो कुछ है ना ये यौगिकों से बना हुआ है, दो तत्वों से बना हुआ है, दो या दो से अधिक तत्वों से बना है। क्लोरीन ऐसा नहीं है। देखो अमोनिया की बात करें तो NH3, नाइट्रोजन पेरोक्साइड और पानी H2O सभी दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में शुद्ध रासायनिक यौगिक हैं, जबकि जो क्लोरीन है वो ऐसा नहीं है। क्लोरीन एक तत्व से बना हुआ तत्व है, अपने यौगिक तत्व में नहीं आता है। आगे बात समझ में, NH3 और NO2 और N2O4 और पानी H2O जो है ये यौगिक है भाई। अच्छा, सेंट्रल डोग्मा आनुवांशिक जानकारी के हस्तांतरण को किस रूप में संदर्भित करता है? तो ये अपने पास क्या है, डीएनए से प्रोटीन की तरफ आता है भाई, डीएनए से प्रोटीन की तरफ जाता है। अब इसकी प्रोसेस मैं बता देता हूँ एक बार। देखो सेंट्रल डोग्मा क्या, देखो फ्रांसिस क्रिक, ये नाम याद रखना भाई, फ्रांसिस क्रिक द्वारा प्रतिपादित सेंट्रल डोग्मा जीव विज्ञान का वह मूल सिद्धांत है जो बताता है कि कोशिकाओं में आनुवंशिक कूट या सूचनाओं का प्रवाह एक ही दिशा में कैसे होता है। ये किसने बताया है? ये फ्रांसिस क्रिक ने बताया है। इसके बाद में क्या है, इसका पूरा प्रवाह इस प्रकार होता है, डीएनए से आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन की तरफ। तो डीएनए से प्रोटीन की तरफ जाता है डोग्मा। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन, यानी यहां तक आता है, इसको तो अनुलेखन कहते हैं। तो याद रखना भाई जो मैं बता रहा हूं प्रक्रिया। और आरएनए से प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है उसको अनुवादन कहते हैं। अतः व्यापक रूप से यह सूचनाओं का डीएनए से सीधे कार्यवाहक प्रोटीन के रूप में प्रकटीकरण है। तो ये आपकी जो थियरी है ना, इसको ध्यान में रखना है। वो तो अपने पास प्रश्न सेम आए ना आए पता नहीं है। इसके बाद है कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहते हैं भाई, सब जानते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। लेकिन बाकी भी तो पढ़ना जरूरी है। तो गोल्जी का क्या है भाई, इसे कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या पैकेजिंग केंद्र कहा जाता है जो प्रोटीनों को के परिवहन में मदद करता है। गोल्जी को क्या है? ट्रैफिक पुलिस या पैकेजिंग केंद्र कहा जाता है जो प्रोटीनों के परिवहन में मदद करता है। अच्छा, राइबोसोम क्या है? इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं क्योंकि यहाँ प्रोटीन का संश्लेषण होता है। संश्लेषण मतलब इकट्ठा होती है। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया यह कोशिका श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है जो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में संचित होती है, इसलिए इसे कोशिका का पावर हाउस या बिजली घर कहते हैं। और लवक आप लोगों के सामने ये केवल पादप कोशिका में मिलता है, जैसे हरित लवक है, क्लोरोप्लास्ट जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है। तो ये सारी बातें मैंने बता दी भाई। अच्छा, रुधिर का जमने के लिए आवश्यक कारक कौन से हैं?
कैल्शियम, विटामिन के और प्रोथ्रोम्बिन। तो ये तीनों ही सब है अपने पास क्या है, खून का रुधिर को जमने यानी थक्का जमने की जो प्रोसेस होती है ना, उसमें ये तीनों काम में आते हैं। तो देखो कैल्शियम, ये क्या है, कैल्शियम आयन का मतलब Ca+2 यानी Ca+2 रक्त का थक्का जमने की प्रक्रिया ब्लड क्लोटिंग कैस्केड एक बहुचरणीय रासायनिक प्रक्रिया है जो कैल्शियम आयन इस प्रक्रिया के एक अत्यंत महत्वपूर्ण सहकारक या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। इसके बिना थक्के के निर्माण से जुड़े एंजाइम सक्रिय नहीं हो पाते हैं। अच्छा, विटामिन के की बात करें तो क्या है, यह वसा में घुलनशील एक अनिवार्य विटामिन है। यह हमारे यकृत में रक्त का थक्का जमाने वाले विभिन्न प्रोटीनों, क्लोटिंग फैक्टर्स के निर्माण और उनकी सक्रियता के लिए बहुत जरूरी है। इसकी कमी होने पर शरीर में चोट लगने पर खून का बहना रुकता नहीं है, तो ये भी जरूरी है। अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन क्या है, ये प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक निष्क्रिय प्रोटीन है जिसका निर्माण यकृत में विटामिन के की मदद से होता है। चोट लगने पर सक्रिय थ्रोम्बिन एंजाइम में बदल जाता है जो आगे चलकर फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन के धागों में बदल देता है। यही धागे चोट लगने वाली जगह पर जाल बनाकर रक्त प्रवाह को रोकते हैं। तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पक्का आ सकता है, यहाँ से अभी पूछ लेना आप लोग मेरे से, पक्का आ सकता है भाई। अच्छा, आगे चले तो क्या है, पेशियों से संबंधित बीमारी निम्नलिखित में से कौन सी है, तो माइस्थेनिया ग्रेवियस है भाई। माइस्थेनिया ग्रेविस है, वो अपने पास मसल से संबंधित बीमारी है। अच्छा, ब्राइट्स रोग की बात करते हैं, ये कौन सा है, ब्राइट डिजीज मतलब ब्राइट रोग्स। यह गुर्दे की एक गंभीर बीमारी है जिसे नेफ्राइट्स कहते हैं। इसे यूरिन में प्रोटीन आने लगता है, यूरिन से क्या प्रोटीन आने लगता है। अच्छा, माइस्थेनिया ग्रेविस यह एक ऑटोइम्यून न्यूरोस्कुलर बीमारी है जिससे तंत्रिकाओं और मांसपेशियों के बीच का संपर्क टूट जाता है, जिससे कंकाल पेशियां अत्यधिक कमजोर हो जाती है। तो ये याद रख लेना भाई, माइस्थेनिया ग्रेविस। अच्छा, एम्पिसिलिन दवाई निम्नलिखित में से किस श्रेणी की है, तो ये आपके पास प्रतिजैविक है, एंटीबॉडी जिसको अपन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, एंटीबॉडी है ना, एंटीबॉडी है भाई, एंटीबायोटिक जी। चलिए आगे। अच्छा, जलाशय में यूट्रोफिकेशन का मुख्य कारक क्या होता है जलाशयों में, तो इसमें पोषक तत्वों के मान में बाहुल्य, यही है भाई, पोषक तत्वों के बढ़ाना ही होता है। तो चलिए देखो, यूट्रोफिकेशन सुपोषण, जब खेतों के रासायनिक उर्वरक जैसे फॉस्फेट है, नाइट्रेट है, नाइट्रेट बहकर किसी तालाब या झील में मिल जाते हैं तो पानी में पोषक तत्वों की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो याद रख लेना भाई उत्तर। परिणाम क्या है, इसके कारण पानी की सतह पर शैवाल बहुत तेजी से फैल जाते हैं जिसे अल्गम ब्लूम कहते हैं। ये शैवाल पानी की घुली हुई ऑक्सीजन डीओ को सोख लेते हैं और सूर्य के प्रकाश को नीचे नहीं जाने देते, जिससे जलीय जीव मछलियां मरने लगती है। इसका परिणाम भी उल्टा भी हो सकता है, लेकिन इसका काम यही है भाई, क्या, सुपोषण में। इसके बाद में वन पारिस्थितिकी के परजीवी भोजन श्रृंखला में संख्या पिरामिड किस प्रकार का होता है, तो ये देखो उल्टा और सीधा का मिश्रण होता है भाई। ये अपने पास क्या है, मिश्रण होता है, ये उल्टा व सीधा का मिश्रण। अब इसमें अपने पास क्या है, एक मैं उल्टा पिरामिड समझा देता हूँ, मैं यहाँ पे उल्टा समझा देता हूँ, आगे वाले में अपने सीधा जो पिरामिड है वो समझ लेंगे। देखो, एक बड़े पेड़ उत्पादक संख्या 1 पर आश्रित सहकारी पक्षियों की संख्या अधिक होती है, बिल्कुल एक पेड़ होता है। इसके बाद में देखो उनके शरीर में, जैसे ये अपने पास एक पेड़ है, अब इसके ऊपर क्या है अपने पास है उन पक्षियों शाकाहारी पक्षी, तो ऐसे अपने पास ये शाखा है, तो ये पक्षी बैठे हैं, ये 5 पक्षी बैठे हैं यहाँ पे। चलिए फिर उसके बाद में परजीवी जैसे जू, अब इन पक्षियों के ऊपर अपने पास जू भी है, तो ये भी अपने पास ऐसे फैलेगी, तो ये उल्टा पिरामिड बनता है इससे। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रखना, उल्टा पिरामिड ऐसे होता है, ये होता उल्टा पिरामिड की संख्या विशाल होती है, अतः छोटा और शीर्ष बहुत चौड़ा होने के कारण परजीवी संख्या हमेशा पिरामिड उल्टा बनता है। लेकिन हमेशा बनने का मतलब नहीं है, संख्या पे तो उल्टा बन जाता है और वैसे अपने पास सीधा बन जाता है। संख्या पे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, है ना, अलग अलग तरीके से समझाऊंगा, लेकिन अभी अपनी क्लास काफ़ी बड़ी हो रही है तो इसको बाद में समझेंगे। नेक्स्ट बात करें तो ब्राइट्स रोग शरीर के किस भाग अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़े थे, किडनी यानी गुर्दा को प्रभावित करता है, अभी थोड़ी देर पहले ही। ब्राइट्स रोग विशुद्ध रूप से गुर्दे किडनी बीमारी है जिसे आधुनिक भाषा में एक्यूट या क्रोनिक नेफ्रेटिस कहते हैं। ये ध्यान में रखना भाई, भाषा में एक्यूट या क्रोनिक नेफ्रेटिस किसे कहते हैं, वो ब्राइट्स रोग विशुद्ध रूप से होता है, गुर्दे का होता है भाई। अंगों के प्रमुख रोगों में बात करें तो गुर्दे खराब होने पर शरीर में यूरिया और विषाक्त पदार्थ जमा होने लगते हैं जिससे सूजन या आ जाती है। यकृत के मुख्य रोगों में सिरोसिस या हेपेटाइटिस शामिल होता है भाई, ये यकृत के रोगों में है।
अच्छा, डुगोंग नामक समुद्री जीव जो कि विलोपन की कगार पर है वह क्या है? डुगोंग एक अपने पास स्तनधारी जीव है जिसको अपन क्या कहते हैं, वो विलुप्त होने की कगार पे है। डुगोंग की वास्तविक विशेषता है इसमें आम भाषा में समुद्री गाय कहते हैं, आम भाषा में समुद्री गाय जिसको कहते हैं वो होता है। ये पूरी तरह समुद्र में रहने वाला स्तनधारी प्राणी है जो केवल समुद्री घास खाता है। भारत में ये मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार और कच्छ की खाड़ी में पाया जाता है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसे उच्च सुरक्षा प्राप्त है। तो चलिए फिर आगे इसके बाद में बात करें सीएडी का विस्तृत रूप क्या है भाई? तो सीएडी क्या है? कंप्यूटर से संबंधित कंप्यूटर, अरे कहाँ पे है भाई, हाँ ये कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ये रहा सीएडी मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये कहाँ पे काम आते हैं? कंप्यूटर में जो अपने पास इंजीनियर वगैरह होते हैं वो ग्राफिक्स के काम में लेते हैं इसको। इसके बाद महानगरीय क्षेत्र में स्थित किसी संस्थान की विभिन्न शाखाओं को परस्पर जोड़ने के लिए किस नेटवर्क का उपयोग किया जाता है? तो महाशाखाओं को देखो वेन वाइड एरिया नेटवर्किंग, लोकल एरिया नेटवर्किंग और मेन होती है मेट्रोपॉलिटन अपने पास एरिया नेटवर्किंग और वाईफाई, आप जानते ही हो। तो चलिए देखो, ये तो पूरे देश या विश्व को जोड़ने के वाला विशाल नेटवर्क है जिसे इंटरनेट कहते हैं। ये लोकल एरिया नेटवर्किंग जो भीतर जोड़ता है, एक छोटे दफ्तर या घर स्कूल की बिल्डिंग के भीतर कंप्यूटर को जोड़ता है। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यह एक पूरे शहर या महानगरीय जैसे जयपुर, दिल्ली शहर के भीतरी बैंकों की शाखाएं को आपस में जोड़ने के लिए उपयुक्त नेटवर्क प्रणाली है। इसकी सीमा 10 से 50 किलोमीटर होती है। तो ये याद रखना है। वाईफाई आपके पास आप जानते हो सारे। अच्छा, अपशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम में सबसे ऊपर कौन सा स्तर है? निपटान, रिसाइकलिंग, स्रोत का अपशिष्ट न्यूनीकरण और कचरा डाल जलाना। तो अपने पास देखो मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्या पर्यावरण नीति शास्त्र के अनुसार 3R या 5R सिद्धांत के अनुसार पदानुक्रम में सबसे शीर्ष पर सर्वोत्तम स्रोत पर अपशिष्ट न्यूनीकरण यानी कचरा पैदा न होने देना या कम करना होता है, जो विकल्प सी में है भाई। आपके पास स्रोत पर अपशिष्ट न्यूनीकरण आ जाता है। अब ये ध्यान में रखना अपशिष्ट प्रबंधन का आदर्श क्रम क्या है? सबसे पहले कमी करना, पुनः उपयोग करना, पुनर्चक्रण, रिकवरी, निपटान। ये अपने पास ये सबसे निचला और अंतिम हिस्सा होता है। तो ये याद रखना भाई जो पदानुक्रम है। इसके बाद में बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है एक स्वस्थ किशोर को रोजाना लगभग, ये तो बहुत ही सरल है भाई, 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसके बाद में मनुष्य का दांत मुख्य रूप से किस प्रकार का होता है? देखो मनुष्य के दांतों के भी प्रकार होते हैं। इसमें बात करें अपने पास आंसर तो वो आता है डाइफ्यूडोंट में आते हैं, अपने किस में कैटेगरी में आता है भाई? इसमें से जो ये जो ऑप्शन है ना, इनमें से मैं बता रहा हूँ कि इनमें से आपका डाइफ्यूडोंट होते हैं। लेकिन अगर मैं दांतों का वास्तविक वर्गीकरण करूं, दांतों का जो वर्गीकरण है अपने इंसानों का भी वो देखें तो वो डाइफ्यूडोंट में कौन से आते हैं? ये दीवार दंती होते हैं भाई। मनुष्य के जीवन में दांत 2 बार आते हैं, दूध के दांत 20 बार और स्थायी दांत जो दूध के दांत है वो 20 होते हैं और स्थायी दांत वो 32 होते हैं। आगे बात करूं तो आगे आता है हेटेरोडोंट, ये होते हैं विषम दंती। तो मनुष्य के मुंह में सभी दांत एक जैसे नहीं होते बल्कि 4 अलग अलग प्रकार के होते हैं। कर्तंक होते हैं, कर्दंत होते हैं और रत्नक होते हैं, अग्र चवर्णक होते हैं और चवर्णक होते हैं। ये चारों नाम याद रखना भाई। किसमें? हेटेरोडोंट की बात कर रहा हूँ। थिकोडोंट की बात करूं तो आता है दंती, बोलते हैं इनको दांत मसूड़े की गर्त हड्डी के सॉकेट में धंसे होते हैं। यानी अगर आपसे कोई प्रकार पूछ ले तो भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये बात आप ये ऐसा नहीं कर देना कि सर आपने तो ये करवाया था इनमें से आ गया है, क्योंकि आप बहुत सारे कमेंट भी तो करते हो ना, मुझे पता है कि आप लोग क्या क्या बोलते हो। तो देखो ये जो प्रश्न ये करवाया है मैंने थियरी, तो इनको भी ध्यान से समझना है। अब चलिए आगे चले तो आगे आता है आपके पास 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? तो बस यहाँ से अपनी गणित शुरू होती है। और गणित पढ़ाने के लिए हमारे बीच आए हैं विके सर, तो मैं उनसे आग्रह करूँगा कि वो आए और बाकी जो क्वेश्चन है गणित के वो पढ़ाए। तो आइए सर, आपका स्वागत है हमारी क्लास में। बाकी जो क्वेश्चन है वो आप सर से सीखे, सर से सोल्व करें, सर सोल्व कराएंगे, आपको समझना है। मैं मिलूंगा आप लोगों से अपनी इस क्लास के अंत में, तब तक ये सर से मैं आता हूँ अंत में। जय हिंद दोस्तों, देखते हैं अपने मैथ वाले क्वेश्चन आगे के। क्वेश्चन नंबर 87 क्या बोलता है कि 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए? अपने को 1008 ऐसी संख्या से कोई ऐसी संख्या का भाग लगाना है कि भाग लगाने के बाद में जो संख्या है वो कैसी बन जानी चाहिए? एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जानी चाहिए। तो पूर्ण वर्ग संख्या में भाग लगा के देखने के लिए अपन सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो संख्या है इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं? ये देखो, ये है संख्या कौन सी? 1008। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले कितने का भाग लगाएंगे? 2 का। 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 504। फिर इसमें 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 252। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 126। फिर 2 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा?
अब कितने का लगाएंगे, 3 का लगाएंगे तो कितना आएगा 21, अब 3 का लगाएंगे तो कितना आएगा 7, और अब 7 का लगाएंगे तो 1। तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड है, अभाज्य गुणनखंड क्या निकल के आए अपने पास में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब अपने को पता है कि जब भी अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग होती है तो पूर्ण वर्ग संख्या के जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं उनमें जो जोड़े होते हैं, जोड़े बनते हैं। अभाज्य गुणनखंडों का क्या बनता है, जोड़ा बनता है। तो देखो यहाँ तो देखो इस 2 का इस 2 से जोड़ा बन रहा है, इस 2 का इस 2 से भी जोड़ा बन रहा है, और इस 3 का इस 3 से जोड़ा बन रहा है। बच गया क्या अपने पास में 7 बच गया। तो ये जोड़ा बनना, अगर मैं इस संख्या में 7 का भाग लगा देता हूं तो 7 का भाग लगाने से 707 कट जाएगा, बचेगा क्या अपने पास में, ये जोड़े बचेंगे। और जोड़ों का मतलब होता है ये संख्या क्या हो गई, फिर पूर्ण वर्ग हो गई। तो अपने को इस संख्या में किसका भाग लगाना पड़ेगा, 7 का। तो आई बात समझ में। तो अपन ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। संख्या में किसका भाग लगाना पड़ेगा, 7 का भाग लगाना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, एक पुत्र और पिता की आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 1:4। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 1:4। तो पुत्र की वर्तमान आयु तो कितनी मानेंगे, पुत्र की वर्तमान आयु और ये कितनी है x, 1x तो x हो जाएगा। और पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु कितनी है, 4 अनुपात में, ये 1 अनुपात में x है तो ये कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि ये अनुपात में कितना है 1:4 के अनुपात में। अब 9 वर्ष बाद की बात करता है, जैसे आज अपनी आयु 20 साल है तो 9 साल बाद में कितनी हो जाएगी 29 वर्ष, मतलब ऐड हो जाएगी। 9 साल बाद की बात करता है तो वो 9 साल क्या हो जाते हैं, वर्तमान आयु में जुड़ जाते हैं। तो वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, आज x है तो 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी x + 9। इसी प्रकार पिता की वर्तमान आयु कितनी है 4x, और 9 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी तो 4x + 9। और इन दोनों की 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना दे रखा है, 2:5, मतलब 2/5। अब ये इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको बज्र गुणा करेंगे तो ये 5 तो इससे गुणा होगा x + 9 से, तो इस 5 को x + 9 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा 5x, और ये 9 से गुणा होगा तो कितना होगा 45 बराबर। ये 4x 2 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 8x, और ये 9 2 से गुणा होगा तो कितना होगा 18। अब ये 5x x की तरफ जाएगा तो ये तो जाएगा 8x - 5x, और ये 18 45 की तरफ आएगा तो किसका जाएगा -8x में से 5x गए, कितने x बचे 3x, और 45 में से 18 गए तो कितने बचे 27। x का मान निकालेंगे तो कितना आएगा 27/3, 27 में 3 का भाग देंगे तो कितना आएगा 9। तो जो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है x है, और तो ये x किसका मान निकल के आ गया, पुत्र की आयु का। तो पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 9 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 9 वर्ष। तो 9 वर्ष कहाँ पे है, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है कि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तथा दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई और पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई के 3 गुना है, तो उनके आधारों का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अपने पास में 2 कंडीशन दे रखी है शंकु की। ये देखो ये शंकु है, एक शंकु ये रहा और एक शंकु ये रहा। इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है L1 है और इसकी जो तिर्यक ऊंचाई है L2 है। आगे बात सुन। अब सबसे पहले देखो, यदि एक शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सबसे पहले पता होना चाहिए शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है πr/l, क्या होता है πr/l। अब अपन पहले शंकु के लिए लेंगे तो पहले शंकु का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा, पहले शंकु का हो जाएगा πr, पहले की त्रिज्या r1 मान लेंगे तो r1 हो जाएगा, और तिर्यक ऊंचाई क्या है L1, तो ये L1 होगा पहले शंकु की। और दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, दूसरे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr2l2। दूसरे शंकु की जो त्रिज्या है वो तो r2 है और जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी है L2। अब कंडीशन दे रखा है कि पहले शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दूसरे शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का कितना गुना है, 3 गुना। तो ये लो 3 से गुना कर दिया। ये तो हुई कंडीशन नंबर 1। अब दूसरा देखना, दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई, मतलब दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई अपने क्या माना था L2। दूसरे शंकु की तिर्यक ऊंचाई पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई की 3 गुना है,
पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या है L1 और इसके कितना गुना है 3 गुना। कंडीशन दे रखी है प्रश्न में दूसरे शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है L2 वो पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई L1 के कितना गुना है 3 गुना। इसको नाम दे देंगे समीकरण 2। अब देखो L2 का मान क्या रख सकते हैं 3L1। समीकरण 1 में L2 की जगह क्या रख देंगे, देखो पाई से पाई कट गया, ये R1 L1 बराबर 3 R2। L2 की जगह क्या रख देंगे 3L1। L2 की जगह क्या रख देंगे 3L1। यहां से R1 बट्टे R2, ये R2 कहाँ जाएगा नीचे और L1 से L1 कट जाएगा तो कितना जाएगा R1 बट्टे R2 तो कितना जाएगा 9 बट्टे 1। ये तो अपने दोनों शंकु जो दो शंकु दे रखे थे दोनों शंकुओं के आधार की त्रिज्या निकल के आई है। अब अपने को ये पूछा है कि इनके जो नीचे का जो भाग है उसके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो नीचे का भाग कैसा है अपने पास, नीचे का भाग कैसा है वर्ताकार है ना, और वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, मतलब R1 स्क्वायर बट्टे R2 स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे 9 बट्टे 1 का स्क्वायर। तो R1 बट्टे R2 स्क्वायर बराबर कितना जाएगा 81 बट्टे 1। तो अनुपात क्या निकल के आ जाएगा 81 अनुपात 1। 81 अनुपात 1, तो 81 अनुपात 1 कहाँ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि एक कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है कितना 5:3। मतलब जो एक कक्षा है, कक्षा में लड़के और लड़कियों का जो अनुपात है वो अनुपात में दे रखा है, ना कि संख्या में दे रखा है। निम्नलिखित में विद्यार्थी की वह संख्या जो कुल छात्र नहीं हो सकती। अपने को इस ऑप्शन में ये बताना है कि कौन सी संख्या लड़कियों और लड़कियों की नहीं हो सकती। अनुपात कितना दे रखा है 5:3। तो 5 अनुपात में ले रखा तो 5 तो क्या है उसमें लड़के और 3 क्या है लड़कियां, मतलब टोटल कितने हो गए 8। एक कक्षा में अनुपात में देखें तो 8 है, 8 5 तो लड़के हैं और 3 लड़कियां, तो 8 बच्चे हैं, 8 छात्र हैं। अब देखो अगर कक्षा में और ज्यादा होंगे 8 से ज्यादा होंगे तो वो 8 के गुणज में ही मान आएगा। किसमें मान आएगा 8 के गुणज में। तो 8 का गुणज में देखो ये 8 चौक 32 ये भी 8 के गुणज में आता है, 8 पंजो 40 ये भी 8 के गुणज में आता है, 8 7 56 ये भी 8 के गुणज में आता है। कौन सा 8 के गुणा में नहीं आता 36 8 के गुणा में नहीं आता। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 ऐसी संख्या है जो इस कक्षा में छात्रों की संख्या नहीं हो सकती। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है कि दो बराबर राशि क्रमशः 7% और 5% के साधारण ब्याज पर उधार दी गई। दोनों ऋणों पर अर्जित ब्याज 4 वर्ष में कितना है 960 रुपये। तो उधार दी गई कुल राशि बताओ। अपने पास में दो राशि है तो एक राशि पे लेके चलते हैं। पहली राशि मान लिया अपन ने 100 मान ली, मानना वह राशि क्या है 100 है। 100 रुपए पे कितना परसेंट ब्याज ले रहा है 7% साधारण ब्याज ले रहा है। मतलब 100 रुपये पहली साल 7 रुपये लगेंगे, दूसरी साल भी 7 रुपये लगेंगे, तीसरी साल भी 7 रुपये लगेंगे और चौथी साल भी 7 रुपये लगेंगे। तो 7% और 5% के ब्याज से दो ऋणों पर 4 वर्ष में कितना रुपये बढ़ते हैं 960 रुपये। तो पहले साल 7 रुपये लगे, कितने वर्ष बने 4 वर्ष बाद, मतलब साधारण ब्याज सेम ही चलता है। तो एक साल में 7 रुपये लगे, दूसरे साल में 7 रुपये लगे, तीसरे साल में 7 रुपये लगे और चौथे साल में 7 रुपये लगे। तो 7 7 7 7 4 बार, तो 28 रुपये तो एक राशि पे हो गए ब्याज। और दूसरी राशि का ब्याज कितना हो गया 5% की दर से, तो कितना हो गया 20 ये क्या हो गया दूसरी राशि का होगा। और टोटल ब्याज कितना मिला है अपने को 48। और परसेंट में टोटल इकाई ब्याज कितना हो गया 48 और परसेंट में अपने पास कितना दे रखा है 960। कितना दे रखा है परसेंट में 960। यहाँ से एक इकाई का मान निकालेंगे तो 960 बट्टे 48, इसमें भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। एक इकाई का मान कितना आ गया 2 और अपने पास में कितनी है टोटल इकाई 100 मान के चलें तो 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा ये 20 आएगा। 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा 2000। कितना हो जाएगा 100 इकाई का मान 2000। तो 2000 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 हो जाएंगे। ये देखो 800 रुपये है और 5% चक्रवृद्धि ब्याज पे देखो कितने वर्ष में ये हो जाएंगे 882। तो देखो पहली साल 5% की दर से 800 पे ब्याज लगेगा तो 800 पे ब्याज कितना हो जाएगा पहली साल। ये लोग 5% की दर से निकाल देते हैं, ये 800 और ये इसका 5%, दो से दो तो कितना होगा। पहली साल ब्याज कितना लगेगा 40 रुपये। ये पहली साल का ब्याज 800 पे। फिर दूसरी साल देखते दूसरी साल इस राशि पे ब्याज लगेगा कितना 40 रुपये। इस राशि पे ब्याज कितना लगा है
40 रुपये। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो ब्याज पे ब्याज लगता है, मतलब इस 800 पे तो 40 रुपये ब्याज लग गया है, और इस 40 ये जो 40 बचेगा इस पे भी दूसरे साल क्या लगेगा, ब्याज लगेगा। तो 40 पे 5% की दर से कितना ब्याज लगेगा, 5 दूनी 10 और 2 रुपये और लगेगा। दूसरे साल कितने रुपये ब्याज लगेगा, 2 रुपये। तो देखो हो गया ना, ब्याज कितना हो गया, 40 40 80 और 80 2 82 82 रुपये ब्याज हो गया। 82 रुपये क्या निकल के आया ब्याज, कितने साल में मिला है 82 रुपये ब्याज अपने को, 1 और 2 साल में। तो 2 साल में राशि कितनी हो जाएगी, 882 रुपये। तो 882 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 800 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में कितनी हो जाती है, 956 रुपये हो जाती है। तो यदि ब्याज दर 4% बढ़ा दी जाए तो वह राशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। ये अपने पास 800 रुपये हैं और 3 वर्ष बाद में वो राशि कितनी हो जाती है, 956 रुपये। 3 वर्ष बाद में कितनी हो जाती है, 956 रुपये। मतलब अपने को ब्याज कितना मिला है, 956 हो जाती है 800, तो ब्याज कितना मिला अपने को, 156 रुपये क्या मिला है, ये अपने को ब्याज मिल गया। और वैसे ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला PRT बट्टे 100 क्या होता है, PRT बट्टे 100। तो PRT का मतलब, P का मतलब मूलधन, R का मतलब दर और T का मतलब समय। तो मूलधन कितना है 800, पहले साल अपने को ब्याज दर निकालनी, तो दर ऐसी कैसे, समय देखो कितना है, 3 वर्ष में इतने हो जाते हैं, तो समय 3 बट्टे 100 और अपने को ब्याज कितना मिला है, 156 रुपये। ये देखो 100 से 100 कट गया, R बराबर कितना आ जाएगा, 156, और ये 8 और 3 कहाँ चले जाएंगे, इसके भाग में। अब भाग लगाएंगे, 3 पंजो 15, 3 दूनी 6, 52 में 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 8 पंजो 40 और 8 6 48, 6.5। ये तो जब अपने को कोई राशि दी हुई थी और वो राशि 3 वर्ष बाद में कितनी हो रही थी, 256 रुपये। तो कितनी परसेंट दर से हो रही थी वो, 6.5%। अब पर्सन में बोला है कि आगे दर को कितनी प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, 4% बढ़ा दी। मतलब पहले दर कितनी थी, 6.5%, और अब दर को कितनी बढ़ा रहा है, 4%। तो कितनी हो गई टोटल, 10.5%। अब नई दर कितनी आ गई अपने पास, नई दर कितनी आ गई, 10.5%। अब 10.5% की दर से अपने को 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 10.5% की दर से देखना, ये 800 रुपये, और दर कितनी हो गई 10.5%, और समय कितना है, दर 3। तो साधारण ब्याज कितना निकल के आया है, इनको गुणा करेंगे, 8 3 24 गुणा 10.5, 24 को 10.5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 152 रुपये। 10.5% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना मिलेगा अपने पास, 252 रुपये। तो अपने पास कुल राशि कितनी हो जाएगी, फिर कुल राशि 800 प्लस 252, टोटल कितने हो गए, 1052। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1052। ये रहा ऑप्शन नंबर सी, 1052। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, एक विक्रेता अपने माल पर अंकित मूल्य लागत मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है तो अपने ग्राहक को 10% की छूट देता है। ये देखो, ये हो गया CP कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, और ये हो गया MRP। कॉस्ट प्राइस कितनी है अपने पास, कॉस्ट प्राइस मान ली 100 रुपये, और वो कितने रुपए अधिक लिखता है, 20% अधिक अंकित करता है। मतलब जो वस्तु 100 रुपये की थी वो MRP में कितने प्रतिशत ज़्यादा लिखता है, 20%। मतलब कितने लिख देगा, 120 रुपये। अब ये बोल रहा है कि वो ग्राहकों को छूट 10% की छूट देता है। तो 10% की छूट किस पे मिलती है अपने को, अपन कोई बाजार से कोई सामान खरीदते हैं तो जो MRP होती है उस पर तो छूट मिलती है। तो MRP कितनी है, 120। 120 पे अपने को कितने की छूट मिल रही है, 10% की। तो 10/100 तो कितना हो गया, 12। तो 120 रुपये पे अपने को कितने की छूट मिल रही है, 12 रुपये की छूट मिल रही है। तो 120 पे 12 रुपये की छूट करेंगे तो कितना आएगा अपने पास, 108 रुपये। तो वो दुकानदार वस्तु कितने में बेच रहा है, 108 रुपये में। तो लाभ कितना हो गया अपने पास, 100 रुपये से वस्तु पहले 100 की थी और वस्तु कितने में बिकी है, 8 रुपये की, 108 की। तो लाभ कितना हो गया, 8%। तो 8% इसका क्या हो जाएगा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12, 15, 20 या 54 से भाग करने पर प्रत्येक दिशा में शेषफल 4 बचे। वह छोटी से छोटी संख्या, अपने को वह छोटी से छोटी संख्या लेके चलनी है कि 12, 15, 20 और 54 का भाग लगाने के बाद में
संख्या में शेषफल कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें तो डायरेक्ट क्या करेंगे, सबसे पहले संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, ये रखो 12, 15, 20 और 54। सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे, 6, 15, 10 और 27। अब दोबारा 2 का भाग लगाइए, 3, 15, 5 और 27। अब 3 का भाग लगाइए, 3, 5, 5 और 9। अब दोबारा 3 का भाग लगाइए, 1, 5, 5 और 3। अब दोबारा 3 का भाग लगाएंगे, 1, 5, 5 और 1। और अब कितने का भाग लगाएंगे, 5 का। तो अपने पास में वो संख्याओं का एलसीएम निकल के क्या आया, भाज्य गुणनखंड क्या है, सबसे पहले 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5। सभी संख्याओं का गुणा कर दे। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 108 और 108 को 5 से गुणा करेंगे तो 540। यह वो संख्या है जिसमें 12, 15, 20 और 54 का भाग लगता है। लेकिन अपने को यह बोला है कि भाग लगने के बाद में शेषफल कितना बचना चाहिए, 4 बचना चाहिए। तो इस संख्या में अपन क्या और जोड़ देंगे, 4। तो संख्या कौन सी हो जाएगी, 544। संख्या कौन सी हो जाएगी, 544। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य औसत क्या होगा। प्रथम पूर्ण 10 संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये हो गई प्रथम 10 संख्या। तो इनका औसत पूछा है, औसत पूछा है। ये देखो ये बराबर चल रही है, इनमें अंतर भी समान, तो ये स्वरूप के ये 4 निकाल दो और ये 4 निकाल दो। इन दोनों के बीच में इसका क्या आएगा, माध्य। तो 5 और 6 के बीच की संख्या क्या है, 5.5। मतलब माध्य का मतलब बीच की संख्या। अगर अंतर समान हो तो फिर माध्य क्या हो जाता है, उनकी बीच की संख्या हो जाती है। अगर विषम संख्या होती है, विषम नंबर होते हैं, तो बीच वाला अंक ऐसा का ऐसा आ जाता है। और अगर सम संख्या में होती है तो 2 संख्याओं के बीच की संख्या हो जाती है। तो 5 और 6 के बीच में बीच की संख्या क्या है, 5.5। तो 5.5 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलो क्वेश्चन क्या है, राजा ने विज्ञान में 84, अंग्रेजी में 57, समाजशास्त्र में 67 और गणित में 81, हिंदी में 78 अंक प्राप्त किए। तो प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100 थे। प्रत्येक विषय के कितने थे, अधिकतम अंक 100। मतलब विज्ञान में तो 100 में से 84 नंबर आए, अंग्रेजी में 100 में 57 नंबर आए, समाजशास्त्र में 100 में 67 नंबर आए, गणित में 100 में से 81 नंबर आए और हिंदी में 100 में से 78 नंबर आए। तो प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक 100। तो राजा को समग्र कितने प्रतिशत अंक मिले। अपने को क्या ज्ञात करना है, उनका प्रतिशत ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत अंक मिले। तो सबसे पहले कुल पूर्णांक तो कितना हो जाएगा, मतलब कुल पेपर कितने का लगा उनका, कुल पूर्णांक 100 नंबर का ये पेपर था, 100 का ये था, 100 का ये था, 100 का ये था और 100 का ये था। कितने पेपर हो गए, 1, 2, 3, 4, 5। तो कितने हो गए, कुल पूर्णांक तो कितना हो गया, 500। अब उसने प्राप्त कितने किए, प्राप्तांक प्राप्त कितने किए उसने, 84 प्लस 57 प्लस 67 प्लस 81 और प्लस 78। इनका योग करेंगे तो योग कितना आएगा, इनका योग करेंगे तो 4 और 7 11, 11 और 7 18, 18 1 19 और 19 8 27, 2 लग गया से 8, 8 और 5 13, 13 और 6 19, 19 और 8 27, 27 और 7 34 और 34 और 2 36, 367। अब अपने को इनका प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना उसने नंबर प्राप्त किया है उसमें कुल प्राप्तांक का क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं। कुल पूर्णांक का क्या लगा देते हैं, भाग लगा देते हैं और गुणा 100। तो 100 2 0 से 2 0, 367 में 5 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 36 में 7 पंजो 35, 5 3 15 और 5 चौका 20, 73.4% उसने प्राप्तांक प्राप्त किए। तो 73.4%, ये ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए की आई बी की आई से 50% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितनी प्रतिशत कम है। सबसे पहले ये ए लिख लो और ये बी।
ए की आई है वो बी की आई से कितनी अधिक है, 50%। मानना बी की आई कितनी है, 100 रुपए, तो ए की आई कितनी, ए की आई कितनी ज्यादा है, 50%, मतलब ये ए की आई कितनी है, 150। अब ये बोल रहा है कि बी की आई ए की आई से कितना प्रतिशत कम है, बी की आई कितनी है, 100 है, और ए की आई कितनी है, कितना प्रतिशत कम है, 50 रुपए कम है। तो ये तो लो 50, और किस से प्रतिशत पूछ रहा है, ए से, तो एक की इसमें एक की आई का इसमें भाग लगा देंगे, और जब प्रतिशत निकालते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, 10 से 10, 5 तिया 15, 100 में 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 33 सही 3%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। यहाँ पे बच्चों आपका पेपर होता है कंप्लीट, बुलाते हैं सर को। आइए सर। धन्यवाद वीके सर जी का कि इन्होंने आपके जो गणित के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करवा दिया। तो आशा करता हूँ आप लोगों को क्लास है वो काफ़ी पसंद आ रही होगी, सर का पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। आगे सर आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ है वो समझाने वाले हैं। आगे अपने पास बहुत सारे पेपर रखे हैं, बहुत सारे अपने पास क्वेश्चन से वो तैयार है, तो सर से आपको कोई ऐसे कमी के एहसास है वो नहीं होने वाला है। आपकी बड़ी कोचिंग से ज़्यादा फायदा आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।